हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। लास्ट लेक्चर में हमने स्पेस साइंस से रिलेटेड कुछ बेसिक्स डिस्कस करना स्टार्ट किया था। उसी स्पेस साइंस की सीरीज में एक टॉपिक बच गया था हमारा। उसमें एक्चुअल में क्या है कि मल्टीपल टॉपिक्स उसके अंदर हैं, इसीलिए वो एक सिंगल टॉपिक बचा रह गया। हमने प्लैनेट्स एंड मून की बात की थी, अलग अलग मून। सबसे ज्यादा कौन से प्लैनेट का के पास मून है? बिल्कुल सही जवाब, आपको मिलते हैं शाबाशी। बस और कुछ नहीं। फिर बेल्ट्स इन सोलर सिस्टम हमने पढ़ा था कि दो बेल्ट्स हैं। एक है हमारे पास एस्टेरॉइड बेल्ट या फिर मेन एस्टेरॉइड बेल्ट, जो किसके किसके बीच में देखा था हमने देखा था मार्स और जुपिटर के बीच में। और फिर इसके बाद दूसरा हमने क्या देखा था? दूसरा जो है हमारे पास वो था कूपर बेल्ट। कूपर ये कहां था? नेपच्यून के बाद एकदम बाहर, एकदम ऊपर बाहर, मतलब सोलर सिस्टम के एकदम आउटर पेरिफेरी पे। फिर हमने पढ़ा था कुछ ड्वार्फ प्लैनेट। हमने देखा था ना कि एक लड़ाई छिड़ गई कि प्लैनेट है क्या, प्लूटो एक ड्वार्फ प्लैनेट है या फिर प्लैनेट है। तो प्लैनेट का डिफिनीशन डिफाइन किया गया, ड्वार्फ प्लैनेट की कुछ कंडीशंस डिफाइन किए। फिर एक होता है एक्सो प्लैनेट या फिर एक्स्ट्रा सोलर प्लैनेट। ये क्या होता है? हमारे सोलर सिस्टम के बाहर कोई प्लैनेट। फिर ब्लैक होल। ब्लैक होल एक थोड़ा टेढ़ा खीर था। इस टेढ़े खीर में ब्लैक होल में एक टॉपिक डिस्कस कर रहे थे हम लोग कि भाई ब्लैक होल से हम लोग क्या समझते हैं। हम लोग समझेंगे ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी को, ठीक। और दो चार कमेंट्स ऐसे आ गए थे कि जिनको ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी समझ में नहीं आया, तो एक बार फिर से इसको हम डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से और इजी भाषा में मैं आपको समझाऊंगा। उसके बाद हमने पढ़ा था ग्रेविटेशनल वेव्स। इसी के साथ हमने लीगो एक्सपेरिमेंट भी देखा था, कैसे चल रहा है, इंडिया में कौन सा एक पोर्शन आ गया है, कैसे काम करता है, ये सब हमने देखा था। इसके बाद आज का जो टॉपिक है, सोलर सिस्टम में कुछ और भी बॉडीज होती हैं, जैसे कि ब्लू मून, जैसे कि सुपर मून, जैसे कि नेबुला। ये सारे टॉपिक्स क्या हैं, इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, छोटा छोटा सा। बस हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअल में ये सारी चीजें हैं क्या। मतलब ऐसा ना हो कि पहली बार समझ में आए ये कौन सी उड़ती चिड़िया का नाम है, ये तो सिर के ऊपर से निकल गई, मुझे सुना ही नहीं कभी ऐसा। तो ऐसा सिस्टम हमारे साथ एग्जामिनेशन हॉल में नहीं होना चाहिए। इसीलिए वो बॉडी क्या है, उसकी डिफिनीशन क्या हो सकती है, एक छोटी सी समझ के साथ हम इनको भी समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल अभी के लिए मैं आपको ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी समझाने की कोशिश करता हूं एक बार फिर से। देखो, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका सॉल्यूशन है ही नहीं। कोई ऐसा क्वेश्चन आप बता सकते हो जिसका सॉल्यूशन ना हो आपके हिसाब से? देखो, एक क्वेश्चन बनता है मैथ्स में, आप लोग देखते होंगे कि 1/0 अगर हो जाए तो ये इसका आंसर क्या है? क्या आंसर है इसका? इसका आंसर है नो आंसर, नॉट डिफाइंड। पता ही नहीं है आंसर क्या है इसका। तो फिर हम क्या करेंगे? अब ऐसे कुछ क्वेश्चंस और होते हैं, कुछ चीजें होती हैं जो कि हमें कॉन्सेप्चुअल वे, मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं उनके बारे में, लेकिन उनका सॉल्यूशन नहीं है। या फिर हम यूं कहें कि हाइपोथेटिकल कंडीशंस होते होंगे, कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केसेस, कुछ ऐसे कंडीशंस बनते होंगे जो एग्जिस्ट ही नहीं करते होंगे। हम एज ए कॉन्सेप्ट उनको पढ़ते हैं, लेकिन उनका आंसर हमें नहीं पता है। तो समझो कि ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी इज वन ऑफ दोज कॉन्सेप्ट। देखो, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी मैं नहीं समझा सकता, इसका आंसर मेरे पास नहीं है, ये वाला क्वेश्चन नहीं। ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसका असल जिंदगी में कोई आंसर नहीं है, बस एक कॉन्सेप्ट है। वो कॉन्सेप्ट हम समझ सकते हैं, ठीक है। उस कॉन्सेप्ट को मैं आपको एक बार समझा देता हूं। देखो, कुछ चीजें बच्चों आपने पढ़ी होगी मैथ्स में। एक होता है 1 डायमेंशनल, एक होता है 2 डायमेंशनल, एक होता है 3 डायमेंशनल। ऐसा कुछ पढ़ा है? 1 डायमेंशनल को अगर हम इमेजिन करें, तो अगर एक सिंगल लाइन ऐसे मैं खींच दूं और बोलूं कि भाई इसका लेंथ इतना है, इतने सेंटीमीटर है, तो लेंथ एक सिंगल डायमेंशन है। 2 डायमेंशन की बात करूं तो सबसे सस्ता और बढ़िया एग्जांपल A4 शीट ले लो, अपना पेज ले लो एक। उस A4 शीट को हम क्या कह सकते हैं कि भाई इसका लेंथ भी होता है और इसका ब्रेड्थ भी होता है। तो ये 2 डायमेंशन में हम चीजों को डिफाइन कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हमारे पास कोई क्यूबॉइड हो, क्यूबॉइड ऐसा वाला, तो ये केवल लेंथ और ब्रेड्थ ही नहीं बल्कि इसमें हाइट भी होता है। तो इसीलिए यहां पर होते हैं 3 डायमेंशंस, है ना? गलत तो नहीं बोल रहा हूं कुछ? इतनी बातें समझ में आई क्या? देखो, सिंगुलैरिटी या फिर ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी, इसमें जो एक वर्ड है सिंगुलर, सिंगुलर का क्या मतलब होता है? कोई भी एक सिंगल, इकलौता इंसान। ऐसी चीजें, और साथ ही साथ दिमाग में ये भी रखना है कि जो एग्जिस्ट नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल ऑनेस्ट पॉलिटिशियन एग्जिस्ट कहां करते हैं भाई ये लोग, ठीक है। तो ऐसी चीजें जो कि एग्जिस्ट नहीं करती हैं, उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, क्या एग्जैक्टली इसके अंदर क्या फिजिक्स लगता है, ये सब हम लोग को कुछ भी नहीं पता है। आप
ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी को केवल इतना समझ सकते हो कि कुछ एक सुपर मासिव, कुछ एक इतना ज्यादा मास का कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसको हमने कंप्रेस करना स्टार्ट किया। ठीक है, मान लो बहुत बड़ा, मान लो अपना सन है। सन एक प्रकार का स्टार है, इसका भी एक एज होगा, मतलब मान लो मिलियंस ऑफ ईयर्स, मतलब बिलियंस ऑफ ईयर्स, ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद मान लो ये सन अपना वाला मर जाता है, बेचारा मौत के घाट उतरता है। तो उस टाइम पर क्या होगा, उस टाइम पर क्या होगा कि ये श्रिंक होगा। ठीक है, ऐसा हम लोगों ने एज्यूम किया हुआ है, ऐसा अभी तक हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जब भी कोई भी स्टार मरता है ना, तो वो आप समझो कि श्रिंक होता है। ब्लैक होल कुछ वैसे ही बनते हैं। तो जब डाइंग स्टार्स होते हैं तो वो श्रिंक होते हैं, श्रिंक होते हैं। इतना छोटा, मतलब पूरा सन जितना बड़ा है, वो चंद सेंटीमीटर्स में अगर वो श्रिंक कर जाएगा तो वो ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी के कॉन्सेप्ट के अंदर में आ सकता है। अपना अर्थ भी ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। अर्थ का मान लो कितना रेडियस, कितना है इसका, अर्थ का रेडियस लगभग 6400 किलोमीटर के आसपास है। एग्जैक्ट तो पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। अब समझो कि अगर ऐसा थ्योरी निकला हुआ है, मतलब जो भी थ्योरी है ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी की, वो ये कहता है कि अगर हम लोगों ने ऐसे मासिव ऑब्जेक्ट्स को कंप्रेस करना स्टार्ट किया और एक घड़ी, मतलब कि एक क्षण ऐसा आएगा जब ये इतना ज्यादा कंप्रेस हो जाएगा कि ये ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी के कॉन्सेप्ट में आ जाएगा। जैसे कि अर्थ को अगर हम श्रिंक करते चलें और ये ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी में तब आएगा जब इसका साइज हो जाए 8 mm, मतलब कि 1 सेंटीमीटर भी नहीं भाई, आपने स्केल, मतलब इस पूरे अर्थ को आपने 8 mm में श्रिंक कर दिया है। उस टाइम पर एक हाइपोथेटिकल कंडीशन समझ में आती है। ये तो चलो अर्थ की बात है, ऐसे बहुत सारे और भी हेवी ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। तो उनके लिए ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी क्या कहता है कि भाई एक पॉइंट जैसा कुछ एक सेंटर बनेगा। ठीक है, एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट था जो कि अब एकदम पॉइंट के नाम पर, अब सोचो कहां 6400 किलोमीटर है और कहां पर 8 mm है, कोई कंपैरिजन है क्या? 6400 किलोमीटर का अगर अर्थ लो और उसमें अगर 8 mm का एक सर्कल ड्रॉ कर दो, तो उसके रेस्पेक्ट में ये क्या सिंगल डायमेंशन जैसा प्रतीत नहीं होगा? उसके लिए तो एक छोटा सा पॉइंट होगा भाई, केवल ये। समझ रहे हो ना इस बात को? अब सोचो कि इतना बड़ा बड़ा हमारा सन है, सन श्रिंक करेगा तो चलो चंद सेंटीमीटर्स में हो सकता है, 1-2 सेंटीमीटर में कॉन्सेंट्रेट हो जाए, लेकिन सोचो कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पर उसका मास कितना होगा? मास तो उतना ही होगा। कितना? मान लो कि अर्थ का जितना भी मास हो, लेकिन रेडियस 8 mm में समा जाए, अर्थ का उतना ही मास है, तो हम ऐसा प्रतीत होता हुआ बोल सकते हैं कि भाई जो इसका रेडियस है इट इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, है ना? टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो मतलब जीरो की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 6400 किलोमीटर के आगे 8 mm तो भैया क्या है हमारे लिए? जीरो के बराबर है। 8 mm कितना हो गया? किलोमीटर को अगर इसको किलोमीटर में चेंज करोगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.8 सेंटीमीटर। इसको हम कर सकते हैं 0.08 मीटर, और हम कर सकते हैं इसको 0.0008 किलोमीटर। अब इन दोनों को कंपेयर करो जरा, कोई तुलना है क्या? 6400 किलोमीटर और .08 किलोमीटर, कोई कंपैरिजन नहीं है, एकदम पिन पॉइंट जैसा समझ में आ रहा है। तो इसीलिए हमने क्या बोला कि भाई ये तो जीरो के बराबर ही है। सिंगुलैरिटी का मतलब ही यही है कि रेडियस उसका जो है ना वो एकदम पिन पॉइंट, एकदम जीरो तक समझ में आ जाए। लेकिन इस टाइम पर मास क्या होगा? इसके हिसाब से इनफाइनाइट की ओर टेंड करता हुआ निकलेगा। ठीक है, मास इनफाइनाइट है, रेडियस एकदम जीरो है, तो सोचो ऐसे ऑब्जेक्ट का ग्रेविटेशनल पुल कितना ज्यादा स्ट्रांग होगा। और ये जो मैंने श्रिंक करके बताया ना कि 6400 किलोमीटर को 8 mm में कन्वर्ट करने पर ये वाला कंडीशन समझ में आता है। तो 8 mm ही क्यों है? क्योंकि 8 mm एक ऐसा भाई बड़ा ही ना 2-3 लाइन का इक्वेशन है इसका, वो बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग पढ़ते हैं, अपने बस का नहीं है उसको पढ़ना और समझना। तो मैं आपको सरल भाषा में इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वो इक्वेशन ना 3-4 लाइन का है, ऐसे बड़ा 1, 2, 3, 4 ऐसे, उसमें इंटीग्रेशन और ये पता नहीं क्या क्या सिंबल्स लगे हुए थे, मैं भी देख के डर गया था, तो उधर नहीं जाते हैं। सिंपल इतना समझते हैं कि 8 mm का मतलब ये है ना कि इसके 8 mm के होने के कारण होगा यूं कि इसकी ग्रेविटेशनल एनर्जी या फिर ग्रेविटेशनल पुल जो है इसका, वो इतना ज्यादा हो जाएगा कि अगर इसमें लाइट भी अगर आता है ना तो ये खींचा चला जाएगा इसके बिल्कुल सेंटर तक, बाहर निकलने की नौबत ही नहीं आएगी। तो जो हम लोग लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे कि अगर हमारे पास स्पेस टाइम कॉन्टिन्यूअम है, स्पेस टाइम कॉन्टिन्यूअम में बार बार बोलता हूं, ये है क्या? समझ लो कि स्पेस को हमने थोड़ा डिफाइन करने की कोशिश की है। एक सिंगल चादर है जिसको हमने स्पेस मान लिया है।
ये स्पेस जो है, इस पे जो भी ऑब्जेक्ट आता है इस चादर को डिस्टॉर्ट करके गड्ढा बना देता है। उसमें बहुत सारे ऐसे, सन है हमारा, सन ने गड्ढा बनाया, इसके बाद जो छोटे छोटे प्लैनेट्स हमारे अर्थ हैं इसने छोटा छोटा गड्ढा बनाया। तो इस तरीके से छोटे छोटे गड्ढे और इसके चारों तरफ ऐसे घूमने वाले गड्ढे हैं ये। तो सिंगुलैरिटी का मतलब ये होगा कि कोई एक इस स्पेस टाइम कॉन्टिन्यूम पे, इसको मैं रब करता हूं जरा, मतलब ये है कि देखो स्पेस टाइम कॉन्टिन्यूम पे हम क्या करेंगे कि एक ऐसा पिन पॉइंट हमारे सामने आ जाएगा, ऐसा प्रतीत होगा कि वहां से जो चादर है, यानी जो स्पेस टाइम है, वो इनफाइनाइट लेंथ पर एक्सटेंड हो गया है, एकदम नीचे चला गया है। और ये सिंगुलैरिटी की तरफ इशारा कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये पिन पॉइंट पर एक्सटेंड हुआ है। अब यहां पर जो भी चीजें जाएंगी ना, वो कभी बाहर नहीं आएंगी। तो अर्थ के लिए 6400 किलोमीटर अर्थ और उसके मास डेंसिटी, इन सबको कंसिडर किया गया, तो इसके लिए 8 mm का साइज आया। इसी तरीके से हर अलग अलग स्टार के डेंसिटी के ऊपर डिपेंड होगा, हर अलग अलग स्टार के मास के ऊपर डिपेंडेंट होगा। डेंसिटी बोल दिया तो मास अल्टर मतलब आ ही गया, तो मास के ऊपर डिपेंडेंट होगा और कितना साइज है इसका। तो ओवरऑल इन सब के बेसिस पर हम सिंगुलैरिटी को डिफाइन करते हैं। तो ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी मतलब क्या है? एक हाइपोथेटिकल कंडीशन है जिसमें हम लोग समझते हैं कि रेडियस बिल्कुल 0 के बराबर हो गया है, मास उसका इनफाइनाइट हो गया है और ग्रेविटेशनल पुल इतना ज्यादा हो गया है कि वहां से लाइट भी बाहर नहीं आ सकता है। यही है ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी का कॉन्सेप्ट। समझ में आ गया? बस इतना ही है। इतना जितना मैंने समझाया, अगर इतना बात समझ में आता है तो समझना कि ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो हम बढ़ते हैं आज के अपने टॉपिक की तरफ। और आज का टॉपिक है हमारा बॉडीज ऑफ सोलर सिस्टम, अलग अलग। तो ये जो बॉडीज ऑफ सोलर सिस्टम है, इसके अंदर हम लोगों ने कुछ चीजें तो ऑलरेडी पढ़ रखी हैं, जैसे कि एस्ट्रॉइड, कॉमेट, मेटेराइड, मीटियर, मेटेराइट, सोलर साइकिल्स एंड सनस्पॉट। इनके अलावा भी कुछ चीजें हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखो, जो चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उसके पहले अच्छा एक चीज जो हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़ रहे थे, वो एस्ट्रॉइड बेल्ट, जो मेन एस्ट्रॉइड बेल्ट है ना, उसके 2 ऑब्जेक्ट्स हैं। इनका नाम हो सके तो ध्यान में रखना केवल, सिरस और विस्टा। सिरस जो है ना, वो सबसे पहले मतलब मालूम करने वाला, समझ लो, ड्वार्फ प्लैनेट है। ड्वार्फ प्लैनेट इसलिए है ना क्योंकि इसने अपने चारों तरफ के इर्द गिर्द के जो भी बाकी एस्ट्रॉइड्स हैं उनसे छुटकारा ये अपने आप को नहीं दिला पाया। तो इसके चारों तरफ बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स अभी भी टहल घूम रहे होंगे, तो इसीलिए ये प्लैनेट के कंसिडरेशन में नहीं है, ये ड्वार्फ प्लैनेट हो गया है। अब ऐसा ही ड्वार्फ प्लैनेट सिरस अर्लीस्ट नोन प्लैनेट है। ठीक है, और समझो कि ये जो हमारा मार्स और जुपिटर के बीच में जो एस्ट्रॉइड बेल्ट था ना, उसका सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है। इसके बाद सेकंड नंबर पे कौन आता है? सिरस। इसी बेल्ट में सिरस जो है वो भी एक प्रकार का ड्वार्फ प्लैनेट या फिर एस्ट्रॉइड है। और यहां पर आप देखो, शेप लगभग ओवल है, या फिर मुझे लगता है कि यहां पर थोड़ी परछाई आ रही होगी, सूरज की रोशनी सही से नहीं पड़ी होगी। ये भी स्फेरिकल शेप का ही कुछ ऐसा होगा या फिर आड़ा तिरछा होगा, लेकिन मोर और लेस ऐसा ही कुछ स्फेरिकल शेप का हो सकता है। तो ये वेस्टा जो है ना, ये दूसरी ऐसी मासिव बॉडी है। डायमीटर कितनी है? 530 किलोमीटर और इसका 950 किलोमीटर। इतना डिटेल में याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वेस्टा इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वेस्टा समझ लो ऐसा पहला एस्टेरॉइड है या फिर एक ऐसा ड्वार्फ प्लैनेट है जिसपे कोई स्पेसक्राफ्ट गया है। कौन सा स्पेसक्राफ्ट गया है बता सकते हो? चलो कोई नहीं, मैं आपको बता देता हूं। इसका नाम है डॉन। डॉन, वो शाहरुख खान वाला डॉन नहीं, बल्कि डॉन, ये वाला डॉन। ठीक है, तो DAWN, डॉन। डॉन नाम था उस सैटेलाइट का जो कि वेस्टा पर गया था, और पहला ऐसा कोई मान लो एस्टेरॉइड है जिसपे कोई स्पेसक्राफ्ट लैंड करता है, मतलब स्पेसक्राफ्ट विजिट करता है, लैंड नहीं करता, सॉरी, इसके चारों तरफ घूम रहा था एक्चुअल में, वो लैंड नहीं करता है। ये ब्राइटेस्ट एस्टेरॉइड के नाम से भी जाना जाता है, वेस्टा। तो बस इतना ही था सिरस और वेस्टा में। बाकी हम लोग अपने पुराने लेक्चर पर आते हैं, पुराने मतलब टॉपिक्स पर। कॉमेट, मेटेरॉइड, एस्टेरॉइड, मीटियर, मेटेराइट, ये सारे टर्म्स को हमने ऑलरेडी एक बार शायद डिस्कस किया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा डिटेल में हम पढ़ते हैं। देखो, 2 चीज हमेशा याद रखना। 2 चीज कौन कौन से? एक तो एस्टेरॉइड और दूसरा कॉमेट। एस्टेरॉइड जो होता है ना, वो समझ लो रॉक्स और मेटल के कुछ ऐसे बड़े बड़े चट्टान होते हैं, और ये एस्टेरॉइड बेल्ट के नाम पर चारों तरफ इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। इसी तरीके से कुछ कॉमेट होते हैं। ठीक है, जैसे कि कल हम लोग ट्रोजन वाला पढ़ रहे थे ना, ट्रोजन एस्टेरॉइड। तो ट्रोजन एस्टेरॉइड हो गया, एस्टेरॉइड बेल्ट हो गया, इन सब के अंदर एस्टेरॉइड के ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलते हैं। लेकिन इनका देखोगे तुम हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स बड़े हो सकते हैं, मतलब जैसे कि अभी हम लोग देख रहे थे 950 किलोमीटर बड़ा है वो, तो ऐसे बहुत बड़े बड़े होते हैं। इसी तरीके से कॉमेट भी होता है। कॉमेट क्या होता है? समझ लो रॉक और डस्ट का या फिर आइस का एक बड़ा सा चंक होता है, जो कि अगर सन के पास गया तो जलने लगता है, और जलते जलते ऐसे पूछ जैसा बन जाता है। पूछ मतलब एक टेल छोड़ता है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना, ये पुच्छल तारा जैसा, ऐसा कुछ भी, शूटिंग स्टार जिसको बोलते हैं ना, वो ये नहीं है, याद रखना उस चीज को।
वो मेटेराइट होता है, जो कि ऐसे हमें पुच्छल तारा जैसा कुछ भी दिखता है। कॉमेट क्या होता है, कॉमेट के बारे में भी हम जरा जरूर से पढ़ेंगे। इसके अलावा देखो, कॉमेट का एक छोटा सा रूप है मेटेरॉइड। कॉमेट का एक छोटा सा रूप है मेटेरॉइड, मेटेराइट और मीटियर। ये तीन चीज जो है ना, ये अलग अलग टाइम पीरियड पर एक ही चीज है। मतलब कि जैसे कि मेटेरॉइड, मेटेराइट और मीटियर क्या होते हैं, एक बार जरा हम फिर से डिटेल से डिस्कस करते हैं, फिर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन बस दो चीजें कौन कौन सी आपको याद रखनी है, एक एस्टेरॉइड होता है और दूसरा कॉमेट होता है। दोनों अलग अलग चीजें हैं। और मेटेरॉइड, मेटेराइट, मीटियर ये सब समझ लो एक तरह से कॉमेट या एस्टेरॉइड के ही पार्ट है। ठीक है, मतलब बेसिक यही दो चीजें होती हैं और ये सब उनके छोटे छोटे पार्ट्स वगैरह हो सकते हैं। चलो, सबसे पहले एस्टेरॉइड्स की अगर हम बात करते हैं तो ये खतरनाक सा पत्थर जो ब्रह्मांड में हमारे घूम रहा होगा किसी जमाने में और किसी प्लेस पे, ये एक प्रकार का एस्टेरॉइड है। यहां पर जो यहाँ गड्ढे देख रहे हो ना, ये गड्ढे क्या है, क्रेटर्स। यहां पर कुछ चीजें आके टकराई होंगी। अब चूंकि इतने सारे एस्टेरॉइड बेल्ट में घूमने वाले एस्टेरॉइड्स हैं, तो ये अपने आपस में खेलते कूदते रहते हैं, टक्कर मारते रहते हैं। ठीक है, तो इनका ऐसा ही गेम चलता रहता है आपस में। अब क्या है कि ये सब के सब एस्टेरॉइड जो भी होते हैं वो भी सन का चक्कर काटते हैं। और मेन एस्टेरॉइड बेल्ट में हमने देखा है कि मार्स और जुपिटर के बीच में पूरा एक बड़ा सा बेल्ट होता है। देखो क्या होता है ना, कुछ एस्टेरॉइड्स को हम लोग NEA बोलते हैं, नियर अर्थ एस्टेरॉइड। तो ये क्या होते हैं नियर अर्थ एस्टेरॉइड, किनको कंसीडर करेंगे हम। क्या होता है कि अच्छा, लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बारे में पूछा था, पढ़ा किसी ने क्या होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। मैंने शायद इसको ज्योग्राफी में एक बार आपसे डिस्कस किया था। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट वो डिस्टेंस होती है जो कि अर्थ से सन के बीच में है। ठीक है, मतलब अर्थ से सन के बीच में जितना किलोमीटर डिस्टेंस है वो है हमारी एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब आप बताओ अच्छा कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डिस्टेंस की बड़ी है या फिर लाइट ईयर डिस्टेंस का यूनिट बड़ा है, कौन सा यूनिट बड़ा है, लाइट ईयर या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। मतलब कि कॉमन सेंस था इसमें, ऑब्वियसली लाइट ईयर ज्यादा होगा। लाइट ईयर वो डिस्टेंस है जो कि लाइट एक साल में ट्रैवल करता है, तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। और सन से अर्थ तक अगर लाइट ट्रैवल करेगी तो उसको कितना टाइम लगेगा, जस्ट 499 सेकेंड्स। लग रहा है कोई सेल चल रही है ना, लेकिन सेल नहीं है भाई, ये 499 सेकेंड, मतलब रफली मैं बोलूं तो 8 मिनट 19 सेकेंड लगते हैं किसको, सूरज की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में। तो ये जो 8 मिनट 19 सेकेंड में लाइट जितना चल लेगा उतना होगा एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो इसके वजह से लाइट ईयर का जो यूनिट है वो तो बहुत बड़ा हो गया, तो उसकी बात नहीं करनी। हम फिलहाल एस्ट्रॉइड को कब नियर अर्थ एस्ट्रॉइड बोलेंगे, जब इसका डिस्टेंस जो है ना वो लगभग 1.3 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो सन से। मतलब कि अर्थ और सन के बीच में तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का डिस्टेंस है ही है। तो मतलब अर्थ से अगर 0.3 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डिस्टेंस पर कोई भी एस्ट्रॉइड आसपास घूमता टहलता दिख जाए तो उसको हम लोग नियर अर्थ एस्ट्रॉइड बोल सकते हैं। ठीक है, और सन से इसकी डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, 1.3 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। जो लार्जेस्ट आज तक का ऐसा नियर अर्थ एस्ट्रॉइड देखने को मिला है उसका नाम है गैनीमेड। गैनीमेड जो है ना, आप समझो कि एक तरीके का ऐसा है, उसके भी अपने आपस में उसके अपने खुद के मून है। तो वहां पर क्या हो रहा है, गैनीमेड A, गैनीमेड B, ऐसा कुछ नाम दे दिया गया उसमें, अभी उसको भी देखेंगे। देखो एस्ट्रॉइड जैसा कि हमने डिस्कस किया कि सोलर सिस्टम में एक ऐसा बॉडी है जो कि सन के सराउंड में, मतलब सन के चारों तरफ किसी ऑर्बिट में रोटेट करता है, रिवॉल्व करता है। इसके साथ रोटेट वर्ड यहां पर गलत हो जाएगा, रिवॉल्व करता है, सन के चारों तरफ रिवॉल्व करता है और रॉक से बना होता है। रॉक कौन कौन से होते हैं, यहाँ पर बेसिकली कुछ ओलिवाइन रॉक्स होते हैं और कुछ पायरोक्सिन रॉक्स होते हैं, इनका मिश्रण ही कुछ होता होगा। इसके अलावा कुछ मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं, जैसे कि किसी में आयरन, किसी में निकल, किसी में सल्फाइड्स होते हैं किसी चीज के, हाँ मतलब मेटल सल्फाइड्स की बात हो रही है, और कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी होते हैं उनके अंदर। ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट ऐसे ही इनका कंपोजिशंस वेरी करते हैं। कैसे हमें पता है, बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स है ना वो हमारे पृथ्वी पर आ गिरे हैं, तो इनकी वजह से हमें ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। एस्ट्रॉइड्स मतलब जो आ गिरे हैं वो एस्ट्रॉइड नहीं है, उनका कुछ और नाम है, उनको भी हम पढ़ लेंगे। देखो एस्ट्रॉइड जो है वो मार्स और जुपिटर के बीच वाला जो है वो तो वहीं पर चलो चल रहा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे एस्ट्रॉइड्स हैं जो कि इधर उधर से, मतलब आप देखोगे अर्थ के आसपास भी घूमते टहलते आपको दिख जाएंगे। और बहुत बार ऐसा होता है कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में भी इंटर करते हैं ये, और फिर इतने बड़े बड़े चट्टान क्या होंगे, कैसे होंगे, ये तो बड़ा खतरनाक चीज है ना। तो देखो क्या होता है कि बहुत सालों पहले, मतलब मिलियंस ऑफ साल पहले की बात कर सकते हो आप, कि बहुत बड़े बड़े ऐसे एस्ट्रॉइड, उस टाइम पे क्या था ना कि हमारा एटमॉस्फेयर का जो विड्थ है उतना चौड़ा नहीं था, मतलब कि उतना विड्थ उसका था नहीं। अभी तो हम क्या पढ़ते हैं कि हमारे
लगभग लगभग जो इक्वेटर के पास का जो एटमॉस्फेयर है लगभग लगभग वो 16 किलोमीटर तक का है, और जो हमारे पोलर वाले सरफेस पे हैं वो मान लो लगभग लगभग 8 किलोमीटर तक का है, या फिर 8 से 12 किलोमीटर ऑन एन एवरेज आप ले लो। तो 12 किलोमीटर चौड़ा अपना एटमॉस्फेयर है। तो सोचो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को नीचे गिरने के लिए कितना 12 किलोमीटर ट्रेवल करना पड़ेगा, और कितना फ्रिक्शन होगा, और कितना हैवी ऑब्जेक्ट है उससे जलने लगेगा, कितना वहीं पर खत्म हो जाता है, जल के राख हो जाता है। फिलहाल यहां पर अमेरिका ने एक मिशन लॉन्च किया था, डार्ट मिशन। यह है डबल एस्ट्रॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट। ऐसे जो भी एस्ट्रॉइड हमारे अर्थ पर गिरने की संभावनाएं होती हैं, और वो कौन होंगे, ऑब्वियस सी बात है नियर अर्थ एस्ट्रॉइड्स होंगे, NEA होंगे ही। इनको डिफ्लेक्ट करने के लिए एक मिशन चलाया है कि अगर इन फ्यूचर, जैसे कि ऐसा बोला जा रहा है ना कि 2022 में 2029 में कुछ ऐसे एस्ट्रॉइड्स हैं जिनकी संभावना है कि वो अर्थ से आके जा टकराएं। तो जब अर्थ से टकराने लगेंगे तो भाई ये तो तबाही मच जाएगी, कहीं पर भी गिर सकते हैं उस टाइम। तो वैसे प्रेडिक्ट तो हम कर सकते हैं कि कहां पर गिरेंगे एग्जैक्टली, लेकिन क्या मतलब है पृथ्वी पर गिराने का, क्या मजा आएगा। इससे अच्छा है उनको स्पेस में कुछ ऐसा कर दो कि वो निकल लें, अपने रास्ते निकल लें, पृथ्वी पर गिरने की जरूरत नहीं है, हमें कोई उनकी आवश्यकता नहीं है। तो नासा का ऐसा पहला मिशन है जो कि प्लैनेट को प्रोटेक्ट करने के लिए, किससे, जो भी कॉस्मिक बॉडी है, मतलब कि जो भी ऐसे पोटेंशियल वाले नियर अर्थ एस्टेरॉइड्स हो सकते हैं फ्यूचर में जो टक्कर मार सकते हैं, उनको रास्ता नापने के लिए दूसरा रास्ता दिखा देना कि भैया इधर मत आओ, देखो तुम्हारे लिए सुदूर देश की यात्रा लिखी है और तुम पृथ्वी की यात्रा मत करो, हम तुम्हें ब्रह्मांड में भेजते हैं, तुम जाओ पूरा शहर करो वहां पर, पृथ्वी पे क्या ही मिलेगा कि टकरा जाओगे, यहीं पर रहना पड़ेगा फिर जिंदगी भर। तो ये ऐसा कुछ मिशन है डार्ट का। डार्ट जो है वो जॉन हॉपकिंस अप्लाइड फिजिक्स लैबोरेटरी के द्वारा बनाया गया है। वैसे इन सबको याद करने की इतनी जरूरत नहीं है आपको। डार्ट मिशन बस आपको याद रखना चाहिए कि डार्ट है क्या। वो जो डार्ट, वो गेम नहीं होता हम लोग का डार्ट वाला, क्या होता है कि एक जो एम वाला नहीं होता, आप लोगों ने खेला होगा भाई, ऐसे ऐसे वाले जो होते हैं उसमें हम लोग फेंकते हैं, तीर मारते हैं ऐसे। तो ये जो डार्ट होता है ना, इसको डार्ट बोलते हैं, जो ऐसे रॉकेट जैसा दिखता है, आगे निडल लगी होती है लकड़ी का, इस बोर्ड में आके जा मारते हैं, इनको चिपक जाता है और यहां पर मिलते हैं आपको 100 पॉइंट्स, है ना। तो ऐसे कुछ डार्ट वाला गेम होता है, आपने खेला होगा बचपन में या फिर अभी भी खेलते हैं। तो वही वाला है, इसका मतलब भी वही है। डार्ट का मतलब है कि वहां पर हम एक ऐसा रॉकेट छोड़ दें जो कि इस वाले नियर अर्थ एस्टेरॉइड पर टक्कर मारे और इसका रास्ता बदल दे। तो ऐसा कुछ डार्ट मिशन चल रहा है। और काइनेटिक इंपैक्टर टेक्निक इसको बोलते हैं। काइनेटिक इंपैक्टर टेक्निक मतलब क्या, कि कोई ऑब्जेक्ट इतना तेजी से उसको धक्का दे कि उसका रास्ता बदल जाए। अब जैसे कि हम लोग, जैसे सैटेलाइट्स हैं, सैटेलाइट्स में हम लोग करते क्या है, मान लो कि हमने ये अर्थ है हमारा, ये अर्थ है हमारा, और GTO की बात करें हम अगर, तो हमने इसको पास वाले पे पेरिजी पर छोड़ा और हमने बोला कि भाई चले जाओ एपोजी पर, ये है हमारा जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, और ये हमारा मान लो लो अर्थ ऑर्बिट, मिडिल अर्थ ऑर्बिट, कुछ भी हो सकता है। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर एक छोटा सा पुश देने पर क्या होता है कि ये इस वाले ऑर्बिट में पहुंच जाता है ना। तो ऐसा ही तो बात होगी ना कि अगर इस बड़े एस्ट्रॉइड्स को भी हम हल्का सा पुश दे देंगे तो जो टक्कर यहां पर मान लो गोला गोला घूम के गिरने वाला होगा, वो अपना रास्ता बदल देगा, वो ऐसे चला जाएगा, ऐसे, फिर यूं बाहर, और फिर किसी टाइम पर निकल ही जाएगा, है ना। तो इस तरीके से इनका कुछ मिशन है ऐसा कुछ करने का। तो 2022 में और 2024 में कुछ एस्ट्रॉइड हैं जो कि टकराने वाले हैं, और इनको डिडीमॉस का नाम दिया, जो अभी हम पढ़ रहे थे। डिडीमॉस मतलब ग्रीक में ट्विन होता है, जुड़वा। क्यों? क्योंकि दो बॉडीज हैं, डिडीमॉस ए और डिडीमॉस बी। डिडीमॉस ए जो है ना छोटा सा 780 मीटर का एक एस्ट्रॉइड है, और डिडीमॉस बी जो है इसके चारों तरफ चक्कर काटने वाला एज ए मून 160 मीटर का है। अब ये प्लैनेट जैसे कुछ नहीं है, ये देखो। तो ये दिखने में कुछ इस प्रकार से हैं, और यहां पर आप देख रहे हो दो चीजें हैं, एक तो ये है अपना डिडीमॉस ए, तो ये है अपना डिडीमॉस बी। तो इस तरीके से होगा, कुछ इस पर टक्कर मारेंगे, यहां पर कुछ फोर्स लगा देंगे, इसको निकाल देंगे कुछ इधर डायरेक्शन में, और इसी तरीके से इसको भी कुछ ऐसा कुछ करने की जरूरत है, मतलब डार्ट, आप समझ गए। ओके। कॉमेट जो है वो है अपना डस्टी मटेरियल। डस्टी मटेरियल मतलब ऐसा, यहां पर क्या होता है कि इसका न्यूक्लियस होता है, और जैसे ही सन के आसपास ये भटकता हुआ घूमता है, जल जाता है, जलने लगता है। तो जब जिस मोशन में ये जाएगा ना, उसमें दिखता है कि यहाँ कुछ पीछे डस्ट टेल और कुछ जो भी इसके अंदर आयंस वगैरह होते होंगे वो पीछे की तरफ दिखने लगते हैं। तो इस तरीके से सब काम चलता है इनका। मतलब कि समझ लो गैस का, फ्रोजन गैस का एक गोला है, रॉकी मटेरियल भी हो सकते हैं, मेटेलिक मटेरियल भी हो सकते हैं, और जब भी ये मान लो कि सनलाइट के पास में जाता है या फिर सन के एटमॉस्फेयर में घूमता हुआ दिखेगा,
तो ऐसे टेल ऑफ डस्ट जैसा दिखेगा। कॉमेट बस सिंबल सा यही है। बहुत बार क्या होता है कि कॉमेट स्विफ्ट टटल, कॉमेट स्विफ्ट टटल जो है कि आज तक का सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट जो कि अर्थ के पास से गुजरा हो वो है। इसका न्यूक्लियस जो है ना वो लगभग 26 किलोमीटर का है और ये 1992 में अर्थ के पास से गुजरा था और आगे आने वाले 2126 में अब गुजरेगा। तो अब तक तो हमें से कोई भी जिंदा नहीं रहेगा, तो फिलहाल हम वो तो नहीं देख सकते, लेकिन हाँ 1992 वाले बच्चे अभी भी यहाँ पर पढ़ रहे होंगे जहां तक मुझे लगता है। तो हो सकता है कि जब आप पैदा हुए हो या फिर आप 1 साल 1 महीने कुछ ऐसे होंगे तो ये कॉमेट स्विफ्ट टटल जो है ये आपके पास से गुजरा होगा, लेकिन तब आपने फिजिक्स पढ़ी नहीं थी और आपको कुछ भी इसके बारे में पता ही नहीं था। तो उस टाइम तो कुछ नहीं पता, लेकिन फिलहाल चलो इस बारे में आप समझ लो कि बढ़िया जिंदगी आपने जी है कि आपने कॉमेट स्विफ्ट टटल वाले टाइम पर आप रहे हो। और कॉमेट है एक तरीके से अर्थ के, समझो कि इसका भी अपना, कॉमेट्स का भी अपना एक ऑर्बिट होता है, वो भी सन का चक्कर ही काटते हैं। कभी कभी जब सन के एटमॉस्फेयर में चक्कर काटते काटते कभी उसके ग्रेविटेशनल पुल से खिंच जाते हैं, तो समझो कि वो ऐसे ही पूंछ जैसे दिखते हैं कॉमेट स्विफ्ट टटल। अब होता यूं है कि जब ऐसे कॉमेट, अब ये तो मान लो कॉमेट स्विफ्ट टटल की बात कर रहे हैं, ऐसे और भी बहुत सारे कॉमेट होंगे जो कि अर्थ के आसपास से गुजरते होंगे, वही हर साल गुजरते होंगे। तो समझो कि जब भी वो गुजरते हैं तो अपने पूंछ जैसे ऑब्जेक्ट से कुछ धूल के छोटे छोटे कण, अभी छोटे छोटे नहीं होते होंगे, चंद मीटर्स के होते होंगे मान लो, तो ऐसे डस्ट के पार्टिकल्स, कुछ ऐसे डिब्रीज ये लोग पीछे छोड़ते हुए निकलते हैं। अब वही जो छोटे छोटे पार्ट होते हैं वो कभी कभी अपने पृथ्वी के ग्रेविटेशनल पुल के चपेट में आ जाते हैं और फिर वो खींचे हुए अंदर चले जाते हैं। तो उसकी वजह से हम लोग देखते हैं परसेइड मीटियर शावर। अब ये क्या है, कैसे है, जरा इस वाले वीडियो को देखो, बढ़िया समझ में आएगा। फिर हम देख रहे हैं मीटियर शावर को। तो देखो ऐसे कुछ चीजें हमारे सामने इधर उधर घूमती टहलती हमें दिखेंगी और अर्थ पर भी कभी कभी ये गिरने लगते हैं, लेकिन जब भी गिरते हैं तो यूं जलते हुए दिखेंगे। और हमें दिखते कैसे हैं ये, हमें लगता है कि ये मीटियर शावर्स, यहां पर जो भी आप लाइन खिंची खिंची देख रहे हो ना, ये सब मीटियर शावर्स हैं। और समझ लो कि हर मीटियर शावर का अपना एक पर्टिकुलर टाइम होता है। जैसे कि मान लो ये अर्थ का ऑर्बिट है, ये मान लो कोई कॉमेट का ऑर्बिट है। अब जब यहां से, जैसे कि अभी हम लोग स्विफ्ट टटल देख रहे थे, तो ये जो धूल के कण है ना, समझो यही सारे कण जो हैं वो पृथ्वी के पास से गुजरे हैं। अब जैसे कि ये देखो होबा मेटेराइट, इतना बड़ा मेटेराइट है, ये सब पृथ्वी पर बारी बारी से गिरे भी हैं। और ये जो स्ट्रीम देख रहे हो ना मेटेरॉइड की, ये मेटेरॉइड की स्ट्रीम। अब कॉमेट के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उनको हम लोग मेटेरॉइड बोलते हैं। इनमें से कुछ जो हमारे एटमॉस्फेयर में आ गए ऐसे जलते हुए, उनको हम लोग बोलते हैं मीटियर। और इसीलिए बाकी ये जो हम लोग देखते हैं ऐसे इधर उधर घूमते टहलते, ये सब है मीटियर शावर्स। कॉमेट कोई गुजरा होगा, उसके छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स होंगे जिनको हम लोग शूटिंग स्टार्स बोलते हैं, या फिर कुछ कुछ होता है वाला सीन याद होगा जिसमें वो टूटता हुआ तारा देख के हम लोग विश मांगते हैं। तो जो टूटता हुआ तारा विश मांगने वाला होता है वो कौन सा है, ये है हमारा नॉर्मली मीटियर। अब यहां पर परसेइड जो है ना, अलग अलग जैसे कॉन्स्टिलेशंस होते हैं ना, तो किस डायरेक्शन में ये लोग आते हैं उनका इसमें नामकरण किया गया है। और ऐसे लगभग 30 मीटर शावर्स एक साल में हम आराम से अर्थ पर देख सकते हैं। इनके अलग अलग टाइम पीरियड हैं, जो कि हर महीने में किस जगह से क्या आने वाले हैं ये सब ऑलरेडी फिक्स है। जैसे कि परसेइड कहां से, जुलाई से अगस्त में आएगा, गैनमेट कहां पे, ये दिसंबर में आएगा, तो ये बिल्कुल फिक्स है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि हर मीटियर शावर जो है वो ऑलरेडी फिक्स होता है, प्लेस फिक्स होता है, कहां से हम उन मीटियर शावर्स को देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी फिक्स हो गई हैं। बहुत बार ऐसा क्रिश्चियन में ये माना जाता है कि भाई जो भी मीटियर शावर्स होते हैं, ये सेंट लॉरेंस जो भी यहाँ पर थे, इनका ये मानना था कि भाई, मतलब इसको कुछ माइथोलॉजी से रिलेट करके वो लोग बोलते हैं। टॉलेमी जो थे उनका कुछ और इसके रिलेटेड में कुछ कहना था कि भाई ये आंसू हो सकते हैं, या फिर मतलब कुछ इस तरीके से इनका कुछ कहना था। लेकिन फिलहाल मीटियर्स को हम लोग किस हिसाब से देखते हैं, हम लोग विश मांगने के लिए, और इन सब चीजों से हम लोग मीटियर्स को देखते हैं, मीटियर शावर देखते हैं। तो ये बात समझ में आ गई ना कि क्या है मीटियर शावर, कैसे काम करते हैं, क्या होते हैं, बस। तो कॉमेट स्विफ्ट टटल समझ लो, जब भी आसपास से हमारे पृथ्वी से गुजरता होगा तो पीछे जो अपने पूंछ में इसके डस्ट और डिब्रीज होते हैं वो मीटेराइड के फॉर्म में हमारे अर्थ के आसपास आ जाते हैं। और मीटेराइड जब हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है तो वो बन जाता है मीटियर। और ऐसे कुछ ही मीटियर्स होते हैं जो कि उनको सौभाग्य प्राप्त होता है हमारे धरती को चूमने का। जब धरती को चूमते हैं तो टकराते हैं और इसके बेसिस पर वो बनते हैं मीटेराइट। तो हम इनको जरा एक बार फिगर में देख लेते हैं और हमें समझ में आ जाएगा सब कुछ।
देखो ये है मेटेराइट। ये मेटेराइट कहाँ से आया होगा? मान लो इधर से कुछ कॉमेट गया होगा उसके धूल धक्कड़ से, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई एस्ट्रॉइड होगा। एस्ट्रॉइड मान लो उधर इधर के कुछ बेल्ट होंगे एस्ट्रॉइड के, उसमें आपस में टक्कर हुई, मार झगड़ा हो गया उन लोग में, और उन्होंने एक को फेंक दिया अर्थ की तरफ। टकरा के अर्थ की तरफ आ रहे थे, पता चला और छोटे छोटे पार्ट्स में टूटते गए, मेटेराइट बन गए। तो समझ लो ऐसी ही चीजें होंगी कुछ। मेटेराइट क्या होते हैं? कॉमेट या एस्ट्रॉइड के टूटे हुए छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो कि सन के चारों तरफ घूमने की कोशिश करते हैं, या फिर किसी प्लैनेट या फिर किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को चारों तरफ से घुमाने मतलब घेरने की कोशिश करते हैं, जो कि किसी की ग्रेविटेशनल पुल के चपेट में आ जाते हैं। जैसे अर्थ के जब चपेट में आएंगे तो हम इनको मेटेराइट बोल रहे हैं यहां पर। इसके बाद यहां पर कुछ और बात करें अगर मीटियर की, तो मीटियर जैसा कि हमने बताया शूटिंग स्टार इनको बोलते हैं, पुच्छल तारा, टूटता हुआ तारा, कुछ भी आप बोल दो। जैसे कि अभी हमने परसीड मीटियर शावर देखा, कब? ये लगभग अगस्त के मंथ में होते हैं। तो ये भी कॉमेट स्विफ्ट टटल जो है ना, उसी का डस्ट है, जो कि हर साल इस टाइम पर आप देखोगे ही देखोगे। इसके अलावा कुछ मीटेराइट जो है वो मान लो कुछ मीटर बड़े हो सकते हैं। ये देखो, ये है इम्पैक्ट इन लोग का, कौन सा कहां पर सबसे बड़ा कहां कहां गिरा है, ये सारी चीजें आप इस मैप में देख सकते हो। विकिपीडिया से ही ये मैप मैं अभी उठा रहा हूं यहाँ पर। और अर्थ के इस मैप पे देखो, जिसका भी नाम दोगे, कहां पर गिरे हैं, कितने डिग्री पर गिरे हैं, ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं, कितना बड़ा इम्पैक्ट रहा है इनका। जैसे कुछ बड़े बड़े हैं, एक तो ये है रेडिफोर्ट, एक आपका मैक्सिको वाला है, चिक्सुलब, पता नहीं कैसा नाम है, याद भी नहीं होगा, याद करने की जरूरत भी नहीं है वैसे आपको। ये पोपी गई, ऐसे कुछ नाम है। और एक ये यहाँ पर क्या नाम है, ये लिख नहीं रहा, तो मुझे भी याद नहीं है और आपको भी याद नहीं करना है। बस मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आपके पास आइडिया होना चाहिए कि भाई ऐसा नहीं कि एक ही दो बार गिरा होगा, मेटेराइट बहुत बार अर्थ पे गिरे हैं। अपने इंडिया के आसपास वाला कौन सा है? ये लोनार, जो महाराष्ट्र वाला देखते हो, और यहाँ पर धला। लोनार में इसीलिए लोनार क्रेटर जो है ना, वहां पर इसका डायमीटर लगभग 1.83 किलोमीटर है। और यहां पर आप देखोगे कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स और ये सारी चीजें भी चलती हैं। तो ये सब है, आपको पता होगा इतना सब कुछ। और आसपास और कोई है, चाइना में देखो इस तरीके से बहुत सारे होंगे, नाम बहुत खतरनाक से हैं और बिल्कुल समझ में तो नहीं आ रहा है। सबसे ज्यादा कहाँ गिरे हैं? अमेरिका में ही गिरे हैं, तभी अमेरिका इतनी मूवीज बनाता है क्या? सबसे ज्यादा देख रहे हो नॉर्थ अमेरिका में, तो पूरा लाइन लगा दिया इन्होंने। तो इसीलिए यहां पर इन्होंने हॉलीवुड की खूब सारी एलियन वाली मूवी बना दी है लग रहा है। चलो कोई बात नहीं, हम लोग पढ़ते हैं मीटियर शूटिंग स्टार। परसेड मीटियर शावर देख लिया हमने। देखो जैसे यहां पर चेलियाबिंस्क में मीटियर कॉजेज एक्सप्लोजन, ये ऐसा कुछ हुआ था। तो ऐसे कुछ ना कुछ गिरते पड़ते रहते हैं ये लोग। परसेड मीटियर शावर ऐसा ही कुछ हम वीडियो में भी देख रहे थे। तो सेम इन्फॉर्मेशन यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि मेटेराइट्स कब होते हैं, कब मीटियर्स कहलाते हैं, कब मेटेराइट कहलाते हैं। जब अर्थ पर जलते हुए गिर जाएंगे, टकरा जाएंगे, तो ये मेटेराइट कहलाएंगे, ITE वाला। ठीक है, याद रखना। डी जो है, डी यहाँ पर डी जो है वो एटमॉस्फेयर में उड़ता हुआ रहेगा। जब डी और टी में कुछ भी नहीं लगा है तो वो अर्थ के बीच में रहेगा, और जब अर्थ के पास आ जाएगा तो उसको टी बोलेंगे। ठीक, बैठ के फिर ये लोग टी पियेंगे, ऐसे कुछ याद कर लो, चाय नाश्ता करेंगे जब मिल बैठेंगे, 3 यार वाला कॉन्सेप्ट। फिर देखो गेमिनिट्स मीटियर शावर है। जेमिनिट्स मीटियर शावर भी हमने देखा था दिसंबर के मंथ में, लगभग ये भी देखने को मिलता है। नियर अर्थ ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? कोई भी एस्ट्रॉइड, कॉमेट, जैसा कि हमने पढ़ा। इसके बाद देखो, ये तो परसेड मीटियर शावर, ये सब बात हो गई। मेटेराइट की हम बात करें, मेटेराइट जो होते हैं वो लैंड पर गिर जाते हैं, और कॉमेट और एस्ट्रॉइड के ही कुछ टुकड़े होते हैं। और देखो क्या होता है कि एक बात ये समझना कि मून पर क्रेटर्स ज्यादा दिखते हैं आपको यहाँ से, अर्थ से। तो मून पर ना ज्यादा ऐसे स्ट्राइक्स हुए हैं मीटेराइट के, अर्थ पर कम हुए हैं। इसके पीछे क्या लॉजिक है ये तो मुझे भी नहीं पता है, और मुझे लगता भी नहीं कि आपको पता होना चाहिए, लेकिन मोर और लेस इतना इन्फॉर्मेशन बहुत है कि मून पर ज्यादा क्रेटर्स बने हुए हैं, तो वहां पर मेटेराइट्स जो है वो थोड़े ज्यादा हैं। जो मैं अभी कुछ देर पहले डिस्कस कर रहा था, मेटेराइट इम्पैक्ट थ्योरी, उसमें क्या होता है कि जो भी एटमॉस्फेयर है अर्थ का, वो इतना पतला शुरुआत में था कि अर्थ के अंदर ये लोग बहुत सारे मेटेराइट आते थे। अभी क्या है कि बहुत सारे मेटेरॉइड जो होते हैं, IDE वाले मेटेराइट होते हैं, वो जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुसते हैं ना, तो वो जल जाते हैं, शूटिंग स्टार्स या फिर मीटियर्स के फॉर्म में ही खत्म हो जाते हैं, जल के राख हो जाते हैं। चूरा चूरा जो है वो ऐश के फॉर्म में गिरता है, कभी कहाँ मिलता होगा पता भी नहीं चलता हम लोग को। तो इसके चलते पता नहीं चलता कितने मेटेराइट आए। अब तो बहुत कम हो गए, क्योंकि अब हमारे पास अच्छा खासा एटमॉस्फेयर का विड्थ है, पहले ऐसा नहीं था। और
पहले चूंकि ओशनिक क्रस्ट जो होता है ना, अगर हम लोग मानते हैं कि इतना बड़ा, मतलब कि जो हमारा 2/3 वाटर सरफेस है, इतने बड़े बड़े गहराई में गड्ढे कैसे बने, पानी कैसे भरा, उसमें एक ऐसी छोटी सी थ्योरी है कि भाई देखो क्या होगा कि ओशनिक क्रस्ट जो सबसे पहला है वो किसी मेटेराइट के टकराने से हुआ होगा, तभी इतना बड़ा गड्ढा बना और वहां पर फिर ओशन कोलिजन्स हुए, फिर उन्हीं ओशन कोलिजन से क्या हुआ, और भी लैंड आपस में बने, ओशन कोलिजन से उनके सरफेस मिलते गए, फिर बाद में कुछ आइलैंड्स बने, फिर इन आइलैंड और आइलैंड में कोलिजन्स हुए, मतलब कॉन्टिनेंटल कोलिजन हुआ। इस तरीके से एक मेटेराइट इंपैक्ट थ्योरी भी है जो कि अर्थ के इवोल्यूशन के बारे में बताती है, मेटेराइट से रिलेटेड। ठीक है, फिर बात आती है सोलर साइकिल्स और सन स्पॉट की। सन स्पॉट हमारे ऊपर नहीं बल्कि सन के ऊपर ऐसे दाग धब्बे जो दिखते हैं, हमें दिखते नहीं हमें, लेकिन अगर हमने कुछ बढ़िया एक्सपेरिमेंट किया होगा तो वहां पर, जैसे कि जो एक्सरे फिल्म्स होती है उसके बेसिस पर अगर आप देखोगे तो आपको, अब देखो इतना क्लियर तो नहीं दिखेगा, इन्होंने तो कोई दूसरे, मुझे लगता है किसी दूसरे वेवलेंथ में ये लोग क्या करते हैं, देखो जो साइंटिस्ट लोग होते हैं ना, ऐसी बढ़िया फोटो निकालने के लिए वो क्या करते हैं, डायरेक्ट फोटो कैमरा से नहीं खींचते हैं, वो लोग टेलीस्कोप का यूज करते हैं, और उसमें भी टेलीस्कोप में लाइट रे का यूज नहीं करते, किसी दूसरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का यूज करेंगे। बाद में उसको कंप्यूटर के अंदर में फोटो को चेंज करते हैं कि भाई अगर इसको अब लाइट रे में दिखाओ कि अगर लाइट, विजिबल लाइट की फ्रीक्वेंसी में इसको देखते तो कैसा दिखता, तो ऐसा कुछ कन्वर्टेड फोटोज होते हैं ये सब। अब यहां पर जो इस सूर्य के ऊपर आप दाग धब्बे देख रहे हो, ये कोई ब्लैक स्पॉट से कम नहीं है हमारे चेहरे वाले, तो ये चूंकि सन के ऊपर है तो इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, सन स्पॉट। ठीक है, अब ये होते क्या है, देखो सन स्पॉट को समझना बड़ा ही आसान है। सन स्पॉट, सन के अंदर हमें पता है कि पता नहीं कितने मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ रिएक्शंस चल रहे होंगे। यहां पर न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है। न्यूक्लियर फ्यूजन जो हो रहा है इसके अंदर, अब इसमें क्या होता है कि कुछ ऐसे साइकिल्स देखने को मिलते हैं, और इन साइकिल्स में कभी कभी हमको देखने को मिलता है पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर ऐसे कुछ दाग धब्बे देखने को मिलते हैं। ये दाग धब्बे सन स्पॉट का नाम है, इनका मतलब नाम सन स्पॉट है। और ये बनते क्यों है, समझो कि इनका जो टेम्परेचर, जो ये काला काला दिख रहा है आपको, ये काला काला समझ लो कि यहां पर टेम्परेचर बाकी के सन के सरफेस से 1000 डिग्री सेल्सियस तक कम हो सकता है। तो इसलिए जब हम इन लोग को लाइट रे में देखते हैं, विजिबल लाइट रेंज में देखते हैं, तो ये हम लोग को ब्लैक दिखते हैं, क्योंकि इनका टेम्परेचर थोड़ा कम है। ऐसा नहीं कि इनका टेम्परेचर नहीं है भाई, इनका भी टेम्परेचर लगभग 6500 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। तो लेकिन फिर भी बाकी के अगर सरफेस से कंपेयर किया जाए तो इनका टेम्परेचर कम होता है। अब सोचो कि इनका टेम्परेचर कम कैसे होता है, क्या इनके अंदर थ्योरी है। तो दो चीज, सबसे पहले तो हमने क्या पढ़ा, एक तो सन स्पॉट पढ़ा। ठीक है, कि सन स्पॉट क्या होते हैं, आप समझो कि पूरे सन के सरफेस पर कुछ ऐसे दाग धब्बे होते हैं जो कि अपने सराउंडिंग एरिया से उनका टेम्परेचर कम होता है, तो जब भी हम लोग उनको विजिबल लाइट में देखते हैं तो हमें वो ब्लैक प्रतीत होते हैं। हालांकि ये ब्लैक होते नहीं हैं, लेकिन फिर भी सराउंडिंग के कंपैरिजन में हमको ब्लैक दिखते हैं, क्योंकि इनका टेम्परेचर लगभग 1000 डिग्री फ़ारेनहाइट तक कम होता है, 1000 डिग्री सेल्सियस तक कम होता है। अब यहां पर ये तो समझ में आ गया सन स्पॉट क्या है। सोलर साइकिल क्या होती है, क्या होता है कि जो स्पॉट्स हमें देखने को मिलते हैं ना, ये ऐसा नहीं कि हर जगह देखने को मिल सकते हैं, इनका एक फिक्स रेंज है। ऐसा होता है कि मान लो अगर हम एक इमेजिन करें कि यहां पर सन का कोई भी एक ऐसा इक्वेटर होगा, तो इस इक्वेटर के 15 से 20 डिग्री ऊपर और 15 से 20 डिग्री नीचे वाले लैटिट्यूड पर ही दिखते हैं ये, मतलब से 15 से 20 डिग्री लैटिट्यूड पर ही ये ऐसे ब्लैक स्पॉट दिखते हैं। ये बनते क्यों हैं, क्योंकि यहां पर होता है मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स का कंसंट्रेशन। अब ये खतरनाक सा वर्ड मैंने क्या बोल दिया, मैं समझाता हूं। देखो क्या होता है कि जब भी किसी एक इतने मासिव ऑब्जेक्ट के पास हम लोग बात करते हैं, जैसे कि अर्थ है, तो अर्थ के भी बीचों बीच हम लोगों ने देखा था एक डायनेमो होता है। डायनेमो क्या होता है भाई, पता है क्या, किसी को पढ़ा होगा आप लोगों ने, जितने इंजीनियर्स होंगे उन्होंने तो बहुत ही बढ़िया से पढ़ा होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा उनके बारे में मैं बता देता हूं। डायनेमो क्या होता है, जैसे कि डायनेमो सिंपल भाषा में आपको समझाऊं तो एक ऐसा मशीन है जो कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। जैसे कि डायनेमो अपने आम रोजमर्रा की जिंदगी में जो हम लोग डीसी जनरेटर देखते हैं, डीसी जनरेटर जो डायरेक्ट करंट के जनरेटर्स होते हैं, समझ लो उसके अंदर लगा होता है डायनेमो। ठीक उसी तरीके से समझो कि इस सन के बीचों बीच होता है डायनेमो। अब ये डायनेमो क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सारी चीजें जनरेट होती हैं।
कभी कभी क्या होता है कि ये मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही ज्यादा कहीं एक जगह कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, उसकी वजह से क्या होता है कि एक एक्स्ट्रा मास जो है प्लाज्मा के फॉर्म में, प्लाज्मा समझते हो क्या है? ये एक प्रकार का मैटर का एक स्टेट है, जैसे कि लिक्विड होता है, सॉलिड होता है, गैस होता है, समझ लो वैसे ही एक प्लाज्मा होता है। ये सब आपस में क्यों अलग अलग होते हैं? क्योंकि इनका स्टेट बिल्कुल डिफरेंट है, इनकी डेंसिटी बिल्कुल डिफरेंट होती है। तो इस तरीके से समझ लो एक प्लाज्मा भी एक प्रकार का मैटर का स्टेट है जो कि यहां पर इकट्ठा होने लगता है। जब इकट्ठा होता है तो यहां पर अंदर की तरफ आप समझो कि कुछ और अंदर इकट्ठा होके इस तरीके से बनता है कि यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स का कंसंट्रेशन बढ़ता हुआ दिखने लगता है। जब मैग्नेटिक फ्लक्स का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो समझो इन सरफेस का मास जो है अंदर की तरफ कॉन्सेंट्रेट होने लगता है, तो जो इसका टेम्परेचर है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, ऐसा कुछ है। ठीक है, मतलब इतना ही कुछ है जो कि आपको ध्यान रखना है। कैसे क्या चीजें रिलेट होती हैं बहुत डिटेल में घुसने की जरूरत नहीं है, हर बार मैं यही बोलता हूं। सनस्पॉट देखो, सनस्पॉट है। अब इसका फर्क ये है ना कि देखो यहां पर जहां पर भी ऐसे होंगे मैग्नेटिक फ्लक्स, जहां पर भी ऐसा जनरेट होगा, ये देंगे हमें कोरोनल मास इजेक्शन। कोरोनल मास इजेक्शन जो होता है CME, जिसको हम लोग अपने नॉर्मल बोलचाल की भाषा में सोलर फ्लेयर्स बोलते थे। पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, हमने पढ़ा था ना सोलर फ्लेयर्स। इसके वजह से जो हमारे आयनोस्फीयर जो होता है वहां पर क्या बनता है, कुछ अजीबोगरीब रंग बिरंगे एकदम बेहतरीन सुंदर दृश्य वाले क्लाउड्स बनते हैं, और इनको हमने नाम दिया था ऑरोरा। याद होगा आपको, अरोड़ा, ये दिल्ली वाले अरोड़ा लोग नहीं बल्कि ऑरोरा, ऑरोरा बोलते हैं इनको। तो जब ऊपर होता है हमारे आर्कटिक ओशन के पास तो इनको बोलते हैं ऑरोरा बोरियोलिस, और जब नीचे अंटार्कटिक रीजन में होता है तो हम इनको बोलते हैं ऑरोरा ऑस्ट्रियोलिस। तो ये भी अभी हम देखेंगे। फिलहाल हम क्या समझ रहे हैं कि जब ये समझ लो यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स जब इकट्ठा हो जाता होगा, कभी तो टूटता होगा, फूटता होगा एकदम से, तो उसको भी अभी हम पढ़ते हैं। कुछ अलग अलग टर्मिनोलॉजीज हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो समझो यही चीज है, जब ये फूट के निकलेंगे ना तो ये सोलर फ्लेयर्स या फिर कोरोनल मास इजेक्शन के फॉर्म में निकलते हैं, और ये जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है आयनोस्फीयर वाला, उसके मैग्नेटिक फील्ड को डिस्टॉर्ट करते हैं। इसीलिए कभी कभी क्या होता है ना, हमारे सैटेलाइट कम्युनिकेशन में डिस्टर्बेंस आ जाता है। रेडियो सिग्नल्स में आप देखोगे कि अजीबोगरीब आवाज आने लगती है, बिल्कुल कभी कभी हुआ होगा आपके साथ भी। तो ये सारी चीजें देखने को मिलती है। क्यों होती है? वो सन स्पॉट की वजह से होती है। जो ये कोरोनल मास इजेक्शन की हम बात कर रहे थे, ये समझ लो कि प्लाज्मा का रिलीज है। प्लाज्मा हमने क्या बताया कि जब मैग्नेटिक फील्ड वहां पर कॉन्सेंट्रेट होने लगा था अंदर की तरफ तो उसका टेम्परेचर कम हो गया था, लेकिन समझ लो एक फोर्स के चलते उसमें मेहनत लगती है सूरज को कि वो अंदर की तरफ प्लाज्मा को खींचे रखता है। तो जब ये बाहर फूटता है ना तो उसके बाद जो है ये चीजें स्टार्ट होती हैं, प्लाज्मा रिलीज होता है। इसी रिलीज को हम लोग, जो कोरोनल मास इजेक्शन है, इसी को हम लोग नाम दे रहे हैं सोलर फ्लेयर्स का। जब अर्थ पर जाता है तो ये ऑरोरा क्रिएट करता है, और ऑरोरा ऑस्ट्रियोलिस और ऑरोरा बोरियोलिस, ये दो टाइप्स के हम लोग को चीजें दिखती हैं। फिलहाल हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। सन स्पॉट हमने समझ लिया, अब सोलर साइकिल के बारे में पढ़ते हैं। ये सोलर साइकिल क्या है? ये वाटर साइकिल या ऐसा कुछ है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो क्या है कि जो यहां पर हम मैग्नेटिक फ्लक्स की बात कर रहे थे ना, वो मैग्नेटिक फ्लक्स का जितना अमाउंट है वो कभी कभी ब्लैक स्पॉट के फॉर्म में दिखता है और कभी कभी गायब हो जाता है। इसका एक रफ टाइम एस्टिमेट किया गया तो इसका रफ टाइम लगभग 11 साल का निकलता है। इसमें क्या होता है कि चंद महीनों तक ब्लैक स्पॉट बनते हैं, बढ़ते रहते हैं, और फिर चंद महीनों में ये फिर डिक्रीज हो जाते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। तो ऐसे हमारे पास साइकिल्स समझ में आते हैं। तो ये जो, और हर बार ऐसा भी नहीं कि हम समझें कि ये सन जो है वो रोटेट कर रहा होगा, उसकी वजह से कभी हमें दिखते हैं कभी नहीं दिखते हैं, क्योंकि हर बार जो ये सन स्पॉट्स होते हैं इनका शेप, साइज, पोजीशन अलग अलग होता है। तो हमें यह समझ में आता है कि भाई ये बनते हैं और खत्म होते हैं। तो ये जो साइकिल है ये लगभग 11 साल का एवरेज पर ये चलता है। सन स्पॉट समझ लिया कि कुछ ऐसा एक स्पॉट है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा होती है, और विजिबल लाइट में अगर हम देखते हैं तो इसको ये हम लोग थोड़ा डार्कर समझ में आता है। क्यों? क्योंकि इसका टेम्परेचर आसपास के सराउंडिंग से थोड़ा कम होता है। 15 से 20 डिग्री लैटिट्यूड पर ये देखने को मिलते हैं। ये सब हमने देखा। अब एक हाल फिलहाल में ये टॉपिक मैं क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि अभी इंडियन साइंटिस्ट ने ही इस बात को थोड़ा सा ध्यान देते हुए पढ़ा है कि एक टर्म होता है सोलर सुनामी, और सोलर सुनामी जो है वो सन स्पॉट साइकिल को ट्रिगर कर सकता है। मतलब कि सोलर सुनामी क्या है, एक बार मैं आपको समझाता हूं। देखो क्या होते हैं कि जो 11 साल बाद हम लोग बोलते नहीं कि सन स्पॉट स्टार्ट हो गया,
तो उसके पीछे का जो रीजन है, सन स्पॉट कैसे स्टार्ट हुआ, ये समझाने के लिए साइंटिस्ट ने बोला कि यहां पर एक सोलर सुनामी जैसा कुछ एक फिनोमेना होता है। अब ये सोलर सुनामी क्या है, इसको समझने के लिए हमें कुछ टर्म्स को समझना पड़ेगा, जैसे कि सोलर डायनेमो। सोलर डायनेमो जो है वो सन स्पॉट के प्रोडक्शन के साथ साथ अटैच होता है। सोलर डायनेमो क्या होता है, मैंने आपको बताया कि सोलर डायनेमो एक प्रकार का नेचुरली ऑकरिंग जनरेटर है जो कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड सन के अंदर में प्रोड्यूस करता है। तो ये जो सोलर डायनेमो है ना, यहां पर ये काम करता है सन स्पॉट को बनाने के लिए। अब यहां पर सुनामी का क्या कॉन्सेप्ट है, उसके पहले हमने जो भी ये पढ़ा था ना कि सोलर साइकिल जो होता है उसमें मिनिमम कभी देखने को मिलता है सोलर मिन और सोलर मैक्स। सोलर मैक्स में सन स्पॉट सबसे ज्यादा दिखते हैं, सोलर मिन में एक भी नहीं दिखते। तो ये पूरा पीरियड जो इन दोनों में ट्रांसफॉर्मेशन होता है, इसमें लगभग 11 साल का एवरेज टाइम पीरियड है इसका। हम बात कर रहे थे सोलर सुनामी की। सोलर सुनामी जो है, समझ लो कि जब ऐसा कंडीशन प्रिवेल होगा कि प्लाज्मा अंदर की तरफ मान लो है, और यहां पर क्या होता है कि प्लाज्मा में हाइड्रोजन और हीलियम अपने आयोनाइज्ड स्टेट में एकदम कॉम्पैक्ट फॉर्म में होता है, किसी ने उसको धर दबोचा हो जैसे। तो अब क्या होगा कि वो अपने बिल्कुल अट्रैक्शन से, ग्रेविटेशनल पुल से वो उसमें मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट कर रहा है, सब कर रहा है, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है बेचारे का। फिर क्या होता है, एक टाइम ऐसा आता है जब ये फूटता है, और जब ये फूटता है समझ लो, तो शुरुआत में क्या होता था कि जो ये बिग मास ऑफ प्लाज्मा स्टोर था, इसको हम लोग मैग्नेटिक डैम बोलते थे। मैग्नेटिक डैम एक प्रोड्यूस हो रहा है, वही शूटिंग स्टार कह रहा हूँ, सन स्पॉट जो होता है वो सन स्पॉट अंदर के साइड में आ जाओगे तो उसको मैग्नेटिक डैम भी बोलते हैं। सब एक ही टाइप का चीज है, उतना कुछ दिक्कत की बात नहीं है। तो ये जो सोलर सुनामी है, ये सुनामी वेव्स जनरेट करता है जब ये फूटता है। तो उस टाइम पर आप देखोगे कि मैग्नेटिक फ्लक्स का एक अचानक से इरप्शन होता है बहुत तेजी से, जैसे कि हमारे यहाँ समझ लो वॉल्केनिक इरप्शन होता है, समझ लो वैसे ही यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स का इरप्शन होता है। और इसकी स्पीड, जो यहाँ से सुनामी वेव्स निकलती हैं, इसकी स्पीड लगभग 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की होती है। तो इतने खतरनाक स्पीड से ये बाहर निकलते हुए ये पहुंचता है और ये ही डिस्टॉर्ट करता है हमारे यहाँ की भी चीजों को। तो यहां पर यह था कि कैसे सोलर सुनामी सन स्पॉट की तरफ बढ़ता है। आप समझो कि सुनामी वेव्स जब जनरेट होना स्टार्ट होते हैं तो जितना भी टेम्परेचर इसने पकड़ के रखा था वो रिलीज हो गया। रिलीज होते ही क्या होगा, वहां का टेम्परेचर कम हो जाएगा, और टेम्परेचर कम होगा तो वो सन स्पॉट के फॉर्म में दिखना स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आया ये चीज? तो इसी तरीके से साइकिल चलता रहता है। इसीलिए सोलर साइंटिस्ट ने बोला कि भाई जो सोलर सुनामी है यही सोलर साइकिल का इनिशिएट करता है। सोलर सुनामी क्या होगा? सोलर सुनामी मैग्नेटिक फील्ड का एक ऐसा वेव है जो कि सन के चारों तरफ एक गर्म आयोनाइज्ड गैस का फोर्स क्रिएट करता है, और ये लगभग 400 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से सन से बाहर निकलता है, और उसके बाहर फिर 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से और बाहर की दुनिया में निकलता है। सुनामी मैटर रिलीज करता है। मैटर क्या होता है? यही सोलर फ्लेयर्स, जिसको हम लोग कोरोनल मास इजेक्शन का नाम दे रहे थे। सबसे पहले इसको डिस्कवर किया गया था 1997 में। सोलर सुनामी जो फिनोमेना है वो तो डिस्कवर ऑलरेडी हो चुका था, लेकिन अभी रिसेंट ईयर्स में, लास्ट ईयर शायद या फिर 2018 में, ये जो इंडियन साइंटिस्ट हैं उन्होंने 2019 में ये बात हुई है कि सोलर सुनामी ही साइकिल को इनिशिएट करता है। ठीक है, तो बस इतनी सी बात थी। तो ये कुछ हमने डिस्कस किया सन स्पॉट के बारे में। सोलर फ्लेयर देखो कुछ ऐसा है। सोलर फ्लेयर का इंपैक्ट क्या होता है हमारे अर्थ पर? तो हमने बताया कि भाई जो हमारा आयनोस्फीयर होता है वहां पर इन सन स्पॉट्स के एक्टिव रीजन की वजह से जो सोलर फ्लेयर निकलते हैं, जितना ज्यादा सन स्पॉट होगा उतना ही ज्यादा सोलर फ्लेयर आएगा, उतना ही ज्यादा डिस्टॉर्शन होगा, और उतना ही ज्यादा हमारे आयनोस्फीयर में ऐसे ऑरोरा क्लाउड्स बनने की संभावनाएं बढ़ेंगी। जो भी नदर्न रीजन में होता है वो ऑरोरा बोरियोलिस है, और दूसरा सदर्न रीजन में ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस है। तो ये हमने पढ़ा। और आयनोस्फीयर जो होते हैं यहां पर प्रेजेंटेड यूवी रेज और एक्सरेज जो आते हैं सन से, वो हमारे रेडियो कम्युनिकेशन में डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। और साथ ही साथ अगर हम लोग मैन्ड स्पेस मिशन भेजते हैं, उसका भी प्रभाव, इन रेडिएशंस का प्रभाव जो होता है ना, वो उन लोगों पर पड़ सकता है। इसीलिए ये भी एक बड़ा ही दिक्कत का बात है कि आयनोस्फीयर को कैसे क्रॉस करें। उस टाइम पर अगर कोई भी सोलर फ्लेयर आता है इनके पास, तो समझो इससे भी बचने का इनको इलाज करना पड़ता है, जो भी हमारे लोग मैन्ड स्पेस मिशन पे आगे जाते हैं। तो फिर देखो एक कॉन्सेप्ट आता है रोग प्लैनेट का। रोग प्लैनेट क्या है? रोग बीमारी वाला रोग नहीं, बल्कि ये रोग है। रोग प्लैनेट का ये मतलब है कि इसके मम्मी पापा नहीं है, ये अनाथ है बेचारा। अनाथ का क्या मतलब है? इसके पास कोई स्टार नहीं है, ये किसी का चक्कर नहीं काटता है, ये अनाथ ब्रह्मांड में यूं ही पगलों जैसे घूमता रहता है।
अब ये क्या है कि प्लैनेटरी मास ऑब्जेक्ट है जो कि गैलेक्सी में हम लोग को डायरेक्टली ऐसे ही दिख जाता है। ये बनता कैसे होगा? समझो कि कभी कभी इसको कोई भी, मान लो ये ऑर्बिट में चल रहा होगा, कहीं से इसको धक्का वक्का लगा और ये तड़ी पार हो गया। तड़ी पार होने से क्या होगा, जिस स्टार के चारों तरफ ये घूम रहा था उस स्टार के ऑर्बिट से कहीं बाहर निकल गया। बाहर निकल गया तो इकलौता पागलों जैसे घूम रही है, इसको बोलते हैं हम लोग रोग प्लैनेट। ठीक है, यहां पर क्या होता है, ग्रेविटेशनल पुल जो स्टार का था उससे इसको छुटकारा मिल जाता है और ये पूरे ब्रह्मांड का सैर आराम से अकेले करता है। तो हो सकता है कि कोई भी स्टार हो या फिर कोई ड्वार्फ, ब्राउन ड्वार्फ होगा, ब्राउन ड्वार्फ या फिर रेड ड्वार्फ जिसको हम लोग बोलते हैं, वो स्टार से छोटा कोई और ऑब्जेक्ट होता है। रहता है स्टार जैसा ये, लेकिन उससे छोटा, कहीं ज्यादा छोटा होता है। तो बहुत सारे ऐसे भी प्लैनेट्स हैं ना जो कि ऐसे ड्वार्फ, ब्राउन ड्वार्फ चीजों का चक्कर लगाते हैं, जिनको हम लोग लास्ट लेक्चर में शायद रेड ड्वार्फ के नाम से पढ़ रहे थे। वैसे ही रेड ड्वार्फ है, ब्राउन ड्वार्फ है, सब वही चीज है। स्टार के अलग अलग फॉर्म्स हो सकते हैं। रोग प्लैनेट कुछ इस तरीके से दिखता हुआ ऐसा प्लैनेट है जो कि हम लोग को परसीव हुआ है। फिर एक कॉन्सेप्ट आता है सुपर अर्थ। जैसे कि हमने कल एक तड़कती भड़कती न्यूज देखी थी कि पैदा हुआ दूसरा अर्थ, जानिए इसके बारे में, ऐसा ब्रेकिंग न्यूज समझ लो। वैसे ही अर्थ लाइक प्लैनेट एक सुपर अर्थ है। ये, इसका नाम है रेड ड्वार्फ स्टार। कोई चक्कर काटता हुआ LHS 1140, 40 लाइट ईयर्स दूर हमसे। लगभग एस्ट्रोनॉमर ने इसके एज को डिटरमाइन किया है 5 बिलियन साल पुराना। और अर्थ के कंपैरिजन में जैसे कि हमारा जो सन है, वैसे अगर इसके सन और इसके स्टार की बात करें तो ये स्टार नहीं, यहाँ पर रेड ड्वार्फ स्टार है जिसका चक्कर ये काट रहा है सुपर अर्थ प्लैनेट। और उसकी जो शाइनिंग है या फिर जो उसका हीटनेस है वो अपने सन से थोड़ा कम है। और ये समझ लो जितना हमारे सन और अर्थ के बीच की दूरी है उससे थोड़ा पास ही है, अपने वाले ड्वार्फ स्टार से ये पास है। लेकिन गोल्डीलॉक्स जोन में दिखता हुआ समझ में आया है और देखने में भी बड़ा सुंदर और अर्थ जैसा ही कुछ दिख रहा है। सुपर अर्थ का मास जो है वो अर्थ से 7 गुना ज्यादा है। ये सब अब है, कुछ चीजें याद कर सकते हो तो ठीक है, नहीं याद कर सकते तो भी ठीक है, कोई बहुत बड़ा इन सब में कुछ नहीं होगा। बस सुपर अर्थ क्या है जानते रहो, कभी भी ऑप्शन में आए तो आपको पता हो। फिर एक आता है सुपर ब्लड ब्लू मून। अभी तक हम मून जानते थे, ये सुपर ब्लड ब्लू मून क्या है? खतरनाक कोई खूनी मून आ गया हमारे सामने या क्या है, उसके बारे में पढ़ते हैं। ये अपना वाला ही मून है, किसी दूसरे प्लेनेट के मून की बात नहीं कर रहे हैं। बड़ा ही रेयर इवेंट्स होते हैं कुछ। यहां पर क्या होता है कि कभी कभी हम लोग को एक्स्ट्रा कुछ बड़ा मून दिखने लगता है। क्यों दिखेगा? उसका रीजन बहुत ही सिंपल सा, आप भी अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे समझ में आ जाएगा। क्योंकि मून जो होता है वो एलिप्टिकल पाथ में घूमता है। एलिप्टिकल पाथ में जो अर्थ के पास वाला है उसको हम लोग बोलते हैं पेरिजी, और जो इसके दूर वाला है उसको हम लोग बोलते हैं एपोजी। अब होता यूं है कि बहुत बार जो फुल मून का कॉन्सेप्ट है, फुल मून मतलब जब चंद्रमा पूरा दिखता है हमें, ऐसे बिल्कुल पूरा कंप्लीट दिख रहा है, इस टाइम पर कभी कभी फुल मून पेरिजी पर पड़ सकता है, कभी कभी एपोजी पर पड़ सकता है। तो जब पेरिजी पर पड़ता है, पेरिजी पर जब सोचो कि अभी एपोजी उतना दूर है, पेरिजी तो पास वाला है, और यहां पर जब फुल मून बढ़ेगा, फुल मून बन जाएगा, तो इसका मतलब क्या है? इससे थोड़ा ज्यादा रोशनी एमिट होगी, हमें दिखने में थोड़ा बड़ा लग सकता है। देखो समझ पाना तो उतना, मतलब आप पकड़ नहीं पाओगे कितना इंक्रीज होता है। जो एपोजी पर फुल मून बनेगा उससे कंपेयर करें तो लगभग पेरिजी पर 14% थोड़ा बड़ा दिखेगा। अब 14% कितना होता है आप इसको परसीव नहीं कर पाओगे। चंद्रमा को कौन ही रोज इतना देख रहा है तो उस बेसिस पर तो नहीं कर पाओगे। ब्राइटर हो सकता है, देखो 30% ब्राइटर है, तो इसके वजह से थोड़ा आप लोग समझते होगे कि कभी चांदनी रात अगर है तो काफी तेज उजाला समझ में आता है। वो इसलिए समझ में आता है क्योंकि उस टाइम पर मून जो है वो पेरिजी पर रहता है या फिर इसके आसपास कहीं रहता होगा। तो समझो सुपर मून कब बोलते हैं? सुपर मून उस टाइम पर हम लोग बोल रहे हैं जब मून हमारे अर्थ से सबसे पास में है और वहां पर हो गया है फुल मून। ठीक है, ये कहलाएगा सुपर मून। अभी ब्लड मून, ब्लू मून क्या है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। फिर लूनर एक्लिप्स। लूनर एक्लिप्स क्या होता है इसके बारे में हम जरा सा एक बार समझने की कोशिश करते हैं। लूनर एक्लिप्स क्या है? जब सन, अर्थ और मून एक साथ एक लाइन में आ जाए और फुल मून जो है वो अर्थ के शैडो में घूमे। अब इसके लिए एक वीडियो देखते हैं, वो मजेदार रहेगा। ये देखो, हम लोग कुछ एक्लिप्स के बारे में, यहां पर लूनर एक्लिप्स के बारे में पढ़ रहे हैं। और मोटा मोटा देखा जाए तो अगर ये हमारा मून है और फुल मून है एक्चुअल में, इसके लिए हमारा अर्थ कैसा होगा? अगर हम लोग देखें तो लगभग 29 साढ़े 29 दिन में ये एक ऑर्बिट अपना कंप्लीट कर लेता है। अब इसलिए क्या होता है कि जब भी ये अर्थ है, मतलब कि ये अगर ये सिंगल प्लेन में नहीं होता है, आप देखोगे कि ये हल्का सा टिल्टेड है, और हमें पता है कि अर्थ का भी एक्सिस टिल्टेड है, तो ये कुछ इस तरीके से घूमता है। तो बहुत कम ही, आप फिर से देखना इसको ध्यान से,
बहुत कम टाइम मिलता है जब अर्थ का शैडो जो है ना वो, और मतलब इधर अगर सन है बड़ा सा, सन, अर्थ और ये मून, ये तीनों एक लाइन में पड़े। क्यों? क्योंकि जरा इसको फिर से देखना, ये कैसे घूम रहा है। इसका देखो परछाई कभी ऊपर जा रहा है और कभी नीचे जाएगा, लेकिन बहुत कम केस होगा जब ये तीनों एक लाइन में होंगे। इसीलिए फुल मून का जो कॉन्सेप्ट है ये इस तरीके से भी हम समझ सकते हैं कि देखो, जो सन का, अर्थ का परछाई जो मून के ऊपर पड़ता है वो दो तरीके से हो सकता है। एक लाइटर शेडो होता है और एक डार्क शेडो होता है। जो लाइटर शेडो वाला है उसका नाम हम लोग देते हैं पेनम्ब्रा, और जो अंदर की ओर जाएगा डार्कर शेडो बनता है उसका नाम हम लोग देते हैं अम्ब्रा। तो इन सब केसेस में क्या होता है, कभी कभी मून हम लोग को ऐसे तीन फॉर्म में देखने को मिलता है लूनर इक्लिप्स। एक होता है टोटल लूनर इक्लिप्स। टोटल लूनर इक्लिप्स में हमें जो मून है हल्का सा रेड दिखता है। रेड क्यों दिखता है? उसके पीछे का देखो रीजन ये है कि जब भी ये अम्ब्रा रीजन में आता है, और यहां पर क्या होगा कि अर्थ के हिसाब से, जब जैसे मान लो अर्थ के पास जितना भी लाइट इसके ऊपर पड़ रहा है तो ये स्कैटर होता होगा। तो ये जब बाहर की तरफ स्कैटर होता है तो जैसे हमें बादल नीले दिखते हैं, इस तरीके से ब्लू लाइट एमिट होती है। लेकिन चूंकि हमारे अर्थ के पास एक एटमॉस्फेयर है अच्छा खासा, क्या होता है, यहां पर रिफ्रैक्शन होता है। रिफ्रैक्शन से लाइट अंदर की तरफ बेंड होती है, इनका वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाता है और ये रेड कलर के लाइट में पड़ने लगते हैं। तो इसीलिए जो सूरज की रोशनी है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर के कारण बेंड होके इस मून पर पड़ रही है, और ये हायर वेवलेंथ की ये जो रेज हैं ये जब यहां पर पड़ती हैं तो रेड कलर की हो जाती हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग ब्लड मून बोलते हैं। ठीक है, जो अभी हम लोग ब्लड मून बोल रहे थे, ब्लड मून क्या है, एक प्रकार का लूनर इक्लिप्स का एक कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर ये वाला फिनोमेना होता है। ये बात समझ में आ गई ना, रेड लाइट वाला, बस इतना ही समझना था। बाकी के जो दो टाइप्स हैं वो नॉर्मल वाले ही हैं, तो उसमें उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिलहाल हम लोग लूनर इक्लिप्स समझ गए, ब्लड मून समझ गए, सुपर मून समझ गए। अब समझते हैं ब्लू मून को। ब्लू मून क्या होता है? सेकंड फुल मून की बात करते हैं किसी भी एक महीने में। देखो अभी हमने क्या पढ़ा है कि पूरे एक मून को फुल मून से फुल मून ट्रैवल करने के लिए कितना टाइम लगेगा। आप बोलोगे कि लगभग अगर यहां पर काउंट करें तो ये फुल मून, ये 2020 का कैलेंडर है। अगर अभी मैं बात करूं, आज हो गई 19-20 तारीख हो गई मान लो, तो 20 तारीख में कुछ इस तरीके से चल रहा है। और अगला फुल मून आपको कब देखने को मिलेगा? जनवरी के बाद फेब में आपको 9 फेब को आपको मिलेगा फुल मून। अब अगला फुल मून कब मिलेगा काउंट करें अगर, तो ये मिल रहा है आपको अब थर्सडे, यहां पर मिलेगा, सॉरी अप्रैल, फेब के बाद मार्च में मिलेगा 9 तारीख को। मतलब कि 9 मार्च को यहां पर था 9 फेब, क्योंकि फेब 28-29 दिन का ही है इस बार, तो इसीलिए 29 दिन में आपको सेम डेट में आपको फेब और मार्च में देखने को मिल गया फुल मून टू फुल मून। कभी कभी क्या होता है कि चूंकि हमारा कैलेंडर 31 दिन और 30 दिन का होता है, तो बहुत रेयरली ऐसा होता है कि जब एक ही महीने में 2 फुल मून के डेट्स आ जाएं। फॉर एग्जांपल इस साल जो है वो अक्टूबर 31, ये लिखा हुआ है देखो, अक्टूबर 31 और 1 अक्टूबर, जब 1 अक्टूबर को यहां पर फुल मून होगा, उसी महीने की 31 तारीख को एक और फुल मून देखने को मिलेगा। तो इस वाले कंडीशन को, जो 31 अक्टूबर का ऐसा दिन होगा, इस टाइम का जो भी मून होगा, इसको हम लोग बोलेंगे ब्लू मून। ऐसा कुछ भी नहीं है, इसके कलर से कोई मतलब नहीं है। जैसे कि एक फ्रेज है वंस इन अ ब्लू मून, तो ये वाला ब्लू मून है कि भाई बहुत संयोग से कभी कभी देखने को मिलता है ये चीज। तो साल में आप समझो एक बार ही देखने को मिलेगा। और इसके बाद कब आएगा? इसके बाद आएगा अब ये सीन लगभग 32 महीने, 30-32 महीने बाद ऐसा कुछ आएगा। तो समझो कि ये चलता है। मतलब अब क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं, क्योंकि आपको 30 दिन पार करना है, और हमें पता है कि लगभग एक साल में जो कैलेंडर पढ़ा है आपने, मतलब मैथ्स में कैलेंडर पढ़ा है, उसमें क्या होता है कि 365 दिन की अगर हम बात करते हैं तो 365 दिन में कितने ऑड डेज होते हैं, नंबर ऑफ ऑड डेज कितने होते हैं, 7 से डिवाइड करके देख लेते हैं। ये होगा 7-5 35 और 15-7 दूनी 14, एक दिन, मतलब 52 वीक्स और 1 डे। ये जो एक दिन बचता है ये होता है हमारा नंबर ऑफ ऑड डेज। मतलब कि जो आज अगर हम बात करें कि 31 तारीख, या फिर जो हम बात करें ऐसे, मान लो कि आज कितनी तारीख है, आज है मान लो 20 तारीख है, आज 20 फेब है, आज 20 फेब कहाँ है, ये रहा थर्सडे है आज। तो अब समझो कि ये जो थर्सडे है, ये थर्सडे अगले टाइम अगर हम लोग बोलें कि 20 फेब को क्या होगा, 20 फेब 2021 में कौन सी डे होगी,
तो आप लोग बोलेंगे भाई एक नंबर ऑफ ऑड डे हमारा बढ़ गया है, इसीलिए हम एक दिन आगे शिफ्ट कर देंगे, तो उस दिन क्या हो जाएगा, फ्राइडे हो जाएगा। तो ऐसा चलता है, मतलब कि अब समझो कि एक एक दिन शिफ्ट हो रहा होगा, तो इसके वजह से भी तो 30-32 महीने लगेंगे ना। तो इसके चलते 30-32 महीने बाद ही अब ये कोई कंडीशन देखने को मिलेगा, मतलब 2021 में आपको कोई भी ब्लू मून का टाइम नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ब्लू मून समझ में आ गया क्या। अब एक आता है सुपर मून। सुपर मून तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, देख लेता हूं कुछ और तो नहीं छूट रहा है। यहां पर देखो लिखा हुआ है कि ये टिपिकली ये 2 साल 8 महीने बाद, मतलब 12 दूना 24, 24 8 32 महीने बाद ही ये देखने को मिलता है लगभग। और सेकंड फुल मून को एक ही मंथ में अगर दिख जाए तो उसको ब्लू मून बोलते हैं। ब्लू मून का कोई भी मतलब ब्लू कलर से नहीं है। ठीक है, यहां पर ये गलत लिखा है, इसको आप काट दो, पता नहीं कौन से ईयर का ये डेटा है। यहां पर आप इसको काट दो, इसको कर दो 31 अक्टूबर 2020, तब दिखेगा हमें इस साल ये ब्लू मून। अब तीनों कंडीशंस को एक साथ मिला दिया जाए तो बन जाएगा सुपर ब्लड ब्लू मून। ठीक, अगर ऐसा हो जाए तो, जो कि अपने आप में काफी रेयर है। ओके, तो सारी बात समझ में आ गई। सुपर मून क्या है, जैसा कि अभी हमने बताया कि काफी बड़ा दिखता है, पेरिजी के पास बनता है और थोड़ा ब्राइटर है। देखो अब इस साइज से इस साइज तक पहुंच गया, समझ पाओगे क्या कि कितना साइज बड़ा हुआ, कुछ भी नहीं समझ पाएगा। यहाँ इसका थोड़ा डिम लाइट था, येलोइश कलर था, यहाँ पर थोड़ा ब्राइट है, व्हाइटिश कलर है, तो थोड़ी सफेदी की चमकार बढ़ जाएगी और इसका जो साइज है थोड़ा सा बढ़ जाएगा। बस ये है हमारा सुपर मून। यहां पर एक अगला मजेदार टॉपिक आता है केल्ट 9 से रिलेटेड। तो केल्ट 9 क्या है, ये समझ लो एक प्रकार का हॉटेस्ट प्लैनेट है अभी तक का, जो भी अभी तक के साइंटिस्ट ने खोजा है, और ये हमसे लगभग 650 लाइट ईयर्स दूर है। तो है तो बहुत दूर। खासियत क्या है इसकी, सबसे हॉटेस्ट क्यों है, इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो जो ये प्लैनेट है, ये इसका नाम है केल्ट 9b। केल्ट 9 जो है ना, वो समझ लो सोलर सिस्टम का नाम होगा, या फिर केल्ट 9 जो है वो मान लो इस स्टार का नाम है। ठीक है, केल्ट 9 इस स्टार का नाम है और इसके जो भी प्लैनेट्स होंगे वो ABCDEFG के नाम पे। तो इस तरीके से केल्ट 9b प्लैनेट है ये। अब ये जो 9b प्लैनेट है ये हमारे जुपिटर का लगभग 2.8 टाइम्स बड़ा है। लेकिन फिर भी ये, अब समझ लो जुपिटर हमारे यहाँ का सबसे बड़ा प्लैनेट है, उससे भी 2.8 टाइम्स बड़ा है, तो बहुत ही बड़ा प्लैनेट है। लेकिन ये हॉटेस्ट प्लैनेट इसलिए है क्योंकि ये जो स्टार है ना, इस स्टार से टाइडली लॉक्ड है। टाइडल लॉकिंग क्या होती है, जैसे कि अर्थ और मून, जो हमारा अर्थ है और जो हमारा मून है वो दोनों टाइडली लॉक्ड है। क्या मतलब है इसका, कि हम लोग हमेशा मून का एक ही फेस देखते हैं। मतलब कि मून का अगर हम लोग पीछे वाला हिस्सा देखना चाहेंगे तो हम लोग नहीं देख पाएंगे। हम लोग मून का केवल और केवल एक ही फेस देखते हैं, क्योंकि ये दोनों टाइडली लॉक्ड हैं। जो अर्थ की रोटेशन की स्पीड है वही मून के रिवॉल्यूशन की भी स्पीड है ना। तो इसलिए हमेशा एक ही फेज देखने को मिलता है। तो ये टाइडली लॉक्ड है, इस तरीके से ये भी टाइडली लॉक्ड है। अब सोचो, और इसका जो डिस्टेंस है ना, मैं आपको बताता हूँ, डिस्टेंस बहुत ही कम है इन दोनों के बीच में। तो अब जैसे हमारे सन से सोलर फ्लेयर्स निकलते हैं, वैसे ही इस स्टार से भी सोलर फ्लेयर्स निकलते होंगे। ये बम्बार्ड होते हैं इस प्लैनेट के ऊपर, और ये जब इस प्लैनेट के ऊपर बम्बार्ड होंगे तो लगातार इसी फेज में बम्बार्ड होंगे, क्योंकि टाइडली लॉक्ड है। इसकी वजह से यहां पर पूरा एकदम समझ लो वॉल्केनिक इरप्शन टाइप का सिचुएशन बन गया है, और यहां पर बहुत हॉट टेम्परेचर क्रिएट हो चुका है। ठीक है, यहां पर कोई भी वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये सब कुछ नहीं पाया जाता होगा, क्योंकि सब उड़ जाते होंगे इसके बम्बार्डमेंट की वजह से। तो इसलिए ये हॉटेस्ट प्लैनेट है केल्ट 9b। एक और चीज है प्रोक्सिमा सेंचुरी। ये क्या चीज है, ये किस बला का नाम है, ये समझ लो सन से सबसे पास वाला जो स्टार है उसका नाम है। तो जो हमारा सन है वो कुछ ना कुछ हमारे गैलेक्सी, ये मिल्की वे गैलेक्सी है, उसके यहां पर है, और इससे केवल और केवल मात्र 4 लाइट ईयर्स दूर यहां पर आपको सेंटर में मिलेगा प्रोक्सिमा सेंचुरी। ये एक प्रकार का फेंट रेड ड्वार्फ है, छोटा छोटा वाला स्टार है ये मतलब। और ये मान लो सेंटेरस एक कॉन्स्टिलेशन है हमारे यहाँ का। जैसे कि अलग अलग कॉन्स्टिलेशंस होते हैं ना, बादल में स्टार्स को मिलाओगे तो आपको कॉन्स्टिलेशन दिखेगा, है ना। उन कॉन्स्टिलेशन से हम डायरेक्शन का पता लगाते हैं। जैसे कि हमारा नॉर्थ स्टार है तो वो नॉर्थ डायरेक्शन को थोड़ा रिप्रेजेंट करता है, मतलब इस हिसाब से हम लोग देखते हैं ना। तो ब्राइटेस्ट स्टार, नॉर्थ स्टार, वैसा कुछ है। तो ये जो फेंट रेड ड्वार्फ है, ये समझो ये प्रोक्सिमा सेंचुरी का नाम दिया गया इसको। और ये लगभग यहां पर भी अर्थ साइज्ड एक प्रोक्सिमा बी प्लैनेट इसको मतलब घूमता हुआ यहां पर है। प्रोक्सिमा बी जो है वो क्लोजेस्ट एक्सो प्लैनेट हो जाएगा हमारे लिए, है ना। क्योंकि सबसे पास वाला एक्सो प्लैनेट कौन सा, सबसे पास वाला स्टार कौन सा, प्रोक्सिमा सेंचुरी।
तो इसके चारों तरफ जितने प्लैनेट घूम रहे होंगे वो भी तो सबसे पास वाले ही हो जाएंगे। तो इसीलिए इस सोलर सिस्टम का हमें हमेशा से याद रखना चाहिए प्रोक्सिमा सेंचुरी, सबसे पास वाला हमारा सोलर सिस्टम। साइंटिस्ट ने रिसेंटली एक एल्मा ऑब्जर्वेटरी है चिली में। चिली कहां पर है पता है क्या? मैप में लोकेट कर सकते हो? यहां पर हमने पढ़ा था चिली साइज का, ये चिली है ना। ये चिली में एक एल्मा ऑब्जर्वेटरी है। ये क्या बनाया मैंने वैसे, ये साउथ अमेरिका है। साउथ अमेरिका में ये वाला हिस्सा चिली है और यहां पर आपको एक अल्मा ऑब्जर्वेटरी लगाया गया है। इसका मतलब है अटकामा लार्ज मिलीमीटर एरे। इसमें क्या होता है कि ये प्रोक्सिमा सेंचुरी या फिर उस सिस्टम्स को ऑब्जर्व करने में काम आता है। ये एक प्रकार का मान लो ऑब्जर्वेटरी है, यहाँ पर टेलीस्कोप्स वगैरह लगे होंगे और ये भी प्लानिटरी सिस्टम्स को ऑब्जर्व करता है। यहाँ पर अब इसने चूंकि डस्ट बेल्ट्स की पढ़ाई की है, यहाँ पर जितने भी प्रेजेंट थे इस प्लैनेट सिस्टम में, तो उसके बेसिस पर इन्होंने कुछ रिसर्च कंडक्ट किए हैं। तो हमें पता चल रहा है कि ये जो प्रोक्सिमा सेंचुरी है उसका 9b प्लैनेट है अर्थ जैसा, जो कि गोल्डीलॉक जोन में होगा। इस तरीके से एक कॉन्सेप्ट आता है टैबी स्टार का। टैबी स्टार क्या होते हैं? टैबी स्टार क्या होते हैं नहीं, मतलब एक सिंगल स्टार है जो कि अपने आप में बहुत ही मिस्टीरियस स्टार है। क्यों? क्योंकि इसकी लाइट हमेशा कुछ कुछ दिन पे धीमी होती है, कुछ कुछ दिन पे तेज हो जाती है। तो समझ में नहीं आता है कि ये स्टार आखिरकार ऐसा क्यों कर रहा है। इसका ऑफिशियल नेम तो KIC 8462852 है, जो कि याद नहीं करना है, हमें याद करना है टैबी। टैबी स्टार है और ये हमसे लगभग 1000 लाइट ईयर दूर है और 1000 डिग्री ज्यादा सनसेट गर्म भी होगा। ब्राइटनेस की बात करें तो ब्राइटनेस कम है, गर्म ज्यादा है। लेकिन ये जो है 80 दिन के आसपास में, 5 से 80 दिन के बीच में ये थोड़ा तेज होता है, फिर धीमा होता है, तेज होता है, धीमा होता है। इसके पीछे क्या रीजन है लोगों को पता नहीं है। हो सकता है कि यहाँ पर कुछ डस्ट पार्टिकल्स होंगे इनके आसपास के रीजन में, जो कि इसकी ब्राइटनेस को ब्लॉक करते हैं और फिर वो चले जाते हैं, तो फिर ये ब्राइट हो जाता है। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल टैबी स्टार एक प्रकार का मिस्टीरियस स्टार है। फिर एक बात देखो, ये है ल्यूनर स्टेशन। ल्यूनर स्टेशन मतलब क्या है? अभी तक तो हमने अर्थ के चारों तरफ स्टेशन रखे थे। रशिया और यूएस जो है उन्होंने एक नासा के द्वारा लेड किया गया एक प्रोजेक्ट, पहला लूनर स्पेस स्टेशन बनाने की बात की गई है। इसमें समझ लो एक क्रू टेंडेड स्पेस पोर्ट बनाया जा रहा है जो कि लूनर ऑर्बिट देगा, मतलब कि जो मून है ना उसके चारों तरफ घूमने की बात करेगा, वहां पर ये लोग सिचुएटेड होंगे। तो लूनर स्पेस में उसकी पढ़ाई करने के लिए, चंद्रमा के चारों तरफ घूमने के लिए ये लोग लूनर स्टेशन बनाने की बात कर रहे हैं। कौन कौन है बस इतना याद रख लो, कौन है उसमें? एक तो है अपना रशिया और एक है यूएस। नासा के द्वारा लेड किया गया ये प्रोजेक्ट है। फिर आता है ट्रैपिस्ट 1। ट्रैपिस्ट 1 एक प्रकार का समझ लो अर्थ साइज के बहुत सारे इसमें इस सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स हैं और लगभग गोल्डीलॉक जोन में देखा जाए तो इसमें बहुत सारे प्लैनेट्स दिख रहे हैं। ठीक है, अर्थ साइज के प्लैनेट इसमें 7 हैं, हमसे 40 लाइट ईयर दूर। ये ट्रैपिस्ट 1 लार्जेस्ट कलेक्शन है अर्थ लाइक प्लैनेट्स का किसी भी सोलर सिस्टम में। और इसमें ये जो सिस्टम देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये जो 7 हैं इनमें से जो 3-4 हैं वो गोल्डीलॉक जोन में भी आते हैं। और गोल्डीलॉक जोन में पता ही है कि बहुत पास नहीं, बहुत दूर नहीं, बिल्कुल परफेक्ट, जहां पर लाइफ पॉसिबल हो सकता है, वाटर एग्जिस्ट कर सकता है लिक्विड फॉर्म में। तो जैसा दूसरे एक्सोप्लैनेट्स अभी तक हमने डिस्कवर किए हैं जहां पर लिक्विड वाटर होने की संभावना है, उसमें से सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी कहां मिलेगी? ट्रैपिस्ट 1 में ही तो मिलेगी भाई। 7 प्लैनेट हैं अर्थ जैसे, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें तो जरूर से अगर हम लोग पहुंच गए तो कोई ना कोई एक प्लैनेट तो दिख ही जाएगा जहां पर लिक्विड वाटर हो, ऐसा लोग मान रहे हैं। ट्रैपिस्ट इसका नाम कैसे रखा गया? शुरुआत में जब डिस्कवर किया गया था, यहां पर भी चिली बेस्ड टेलीस्कोप है वहां पर, इसका नाम था ट्रांजिटिंग प्लैनेट्स एंड प्लैनेटेसिमल स्मॉल टेलीस्कोप, इसी को ट्रैपिस्ट बोला गया। देखो, ट्रांजिटिंग प्लैनेट्स एंड प्लैनेटेसिमल स्मॉल टेलीस्कोप, ट्रैपिस्ट। तो शुरू में ना इतने सारे प्लैनेट्स इसमें देखे नहीं गए थे, बाद में भी हाल फिलहाल में देखा गया है कि इसमें और भी बहुत सारे प्लैनेट्स हैं और इसमें कम से कम 3 तो जरूर से ऐसे प्लैनेट्स हैं जिन पे बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वहां पर वाटर कंटेंट हो सकता है। तो ट्रैपिस्ट 1 प्लैनेट जो है वो भी एक प्रकार के स्टडीज के अंदर में हम लोग देख रहे हैं जहां पर लाइफ पॉसिबिलिटीज काफी हो सकती है। शुरुआत में देखो बीच वाले कहीं इधर उधर घूम टहल रहे होंगे, वो दिखने को नहीं मिले थे, लेकिन अभी करंट स्टेटस में ऐसे बहुत सारे गोल्डीलॉक जोन में प्लैनेट्स हमें देखने को मिले हैं, जो कि ट्रैपिस्ट 1 जिससे फेमस हो गया है। फिर इससे एक केपलर मिशन है, आप याद रखना। केपलर मिशन जो है वो नासा का एक मिशन है जो कि इसका काम ही है ये कि वो एक्सोप्लैनेट को सर्च करे। एक्सोप्लैनेट को सर्च करने का मतलब है कि जो अर्थ के साइज के प्लैनेट्स हैं जो किसी स्टार्स के चारों तरफ घूम चक्कर काट रहे होंगे, उनको खोज के लेके आओ। तो यहां पर जो केपलर मिशन के अंदर में, उसके अंदर एक केपलर टेलीस्कोप लगाया गया है, वो किसी भी प्लैनेट्स के
प्रेजेंस को डिटेक्ट करता है। कैसे? अगर वो मिनिस्कल ड्रॉप में भी उसके ब्राइटनेस में चेंज आता है, मान लो ये स्टार है, इस स्टार को ये ऑब्जर्व कर रहा है, इसके पास से अगर इसके ऊपर से अगर एक कोई डॉट भी ऐसे गुजरेगा तो भी वो उस मिनिस्कुल ड्रॉप को, जो इसके ब्राइटनेस में कमी आई है, वो भी परसीव कर सकता है ये केपलर टेलीस्कोप। तो इसकी वजह से ये गिन लेता है कि हाँ भाई एक एक जो है प्लेनेट मिल गया हमें इस स्टार का, फिर उसके बाद दूसरा यहां मिला तो दूसरा भी मिल गया। तो इस तरीके से ये लोग प्लैनेट्स को काउंट करते हैं। केपलर मिशन इसी तरीके से एक्सोप्लैनेट्स सर्च करता है। फिर केपलर 90i क्या था ना, केपलर टेलीस्कोप ने एक ऐसा ही सोलर सिस्टम खोजा था, पहला स्टार जो था केपलर 90 के नाम से। और केपलर 90 समझ लो पहला स्टार है जिसने अपने सोलर सिस्टम के जैसे बहुत सारे प्लैनेट्स को होस्ट किया है। उसी में एक नया प्लैनेट है केपलर 90i, स्मॉल छोटा सा रॉकी प्लैनेट है जो कि अपने सन से काफी पास में है और अर्थ से ज्यादा गर्म है। हमसे 2500 लाइट ईयर दूर ये केपलर 90 है और ये अपने स्टार का चक्कर 14 दिन में ही काट के पूरा कर देता है, अर्थ से 30 गुना बड़ा है। तो ये सब जितनी भी डिटेल्स मैंने हर एक चीज के लिए बताया, कितना बड़ा है, कितने दिन में चक्कर काट लेता है, ये सब याद करने का जरूरत नहीं है। बस एक बार यूं ही पढ़ते हुए निकल जाना, कोई जरूरत नहीं इन सबको रटने का, याद करने का। बस केपलर क्या है, केपलर 90 क्या है, ट्रैपिस्ट क्या है, इस तरीके से बता सकते हो। जैसे अभी ट्रैपिस्ट पढ़ रहे थे ना, एक सोलर सिस्टम जहां पर 7 प्लैनेट थे, समझ लो उसी तरीके से केपलर 90 भी एक ऐसा ही सोलर सिस्टम है। तो ये कुछ सोलर सिस्टम के नाम है। केपलर 90 में ऐसे 8 प्लैनेट्स हैं, ट्रैपिस्ट में 7 प्लैनेट्स अर्थ के जैसे थे। ये है केपलर 90i जो कि रॉकी सरफेस देखने को मिल सकता है हमें यहाँ पर। फिर केपलर 90i, इसमें क्या होता है ना, जो भी इसके हैबिटेबल प्लैनेट्स हैं वो बहुत पास पास हैं। आप देखो जो अर्थ हमारा तीसरा प्लैनेट चल रहा है वहां पर ये केपलर 90 ABCDEFGH ऐसे 8 प्लैनेट हो गए। मतलब कि जो हमारा थर्ड प्लैनेट चल रहा है वहां पर इसके 8वें प्लैनेट तक हम पहुंच गए, EFGH I इवन 9वें प्लैनेट पे पहुंच गए। तो इस तरीके से आप देखो कि जो इसके डिस्क होते हैं वो काफी क्लोजली स्पेस्ड यहाँ पर ये प्लैनेट्स देखने को मिल रहे हैं। फिर इंडियन साइंटिस्ट ने एक गैलेक्सी का सुपर क्लस्टर खोजा और उसका नाम रख दिया सरस्वती। तो इंडियन साइंटिस्ट की एक टीम थी जिन्होंने गैलेक्सी के सुपर क्लस्टर को खोज निकाला। अभी तो हम देखने कि हमारे पास जो हम किस गैलेक्सी में है, हम हैं मिल्की वे गैलेक्सी में। तो इस मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर में हम लोग हैं। अब सोचो कि मिल्की वे अपने आप में ही कितना बड़ा है, पता नहीं कितने लाइट ईयर्स बड़ा है। तो अब इन्होंने क्या किया है कि ऐसे गैलेक्सीज का एक क्लस्टर खोज निकाला जहां पर पता नहीं कितने गैलेक्सीज हैं और वो सुपर क्लस्टर के फॉर्म में। अच्छा, एक चीज जो मुझे यहां पर बताना था आपको लास्ट वाले में, ठीक है, यहां पर नहीं, इसी में आएगा। यहां पे ये जो सुपर क्लस्टर है ये हमसे 4 बिलियन लाइट ईयर्स दूर है। तो समझ लो अभी नियर फ्यूचर में तो कोई यहां पर नहीं पहुंचने वाला है फिलहाल के लिए, और एकदम हाइपोथेटिकल कंडीशन है। बस सरस्वती चूंकि अपने लोगों ने नाम रखा है तो आप एक बार पढ़ लो, पता होना चाहिए सरस्वती क्या है, कभी पूछ ले। जैसे कि स्टेट पीसीएस में ये सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं कि सरस्वती अभी हाल फिलहाल में न्यूज में था क्या है। तो वो क्या है, सुपर क्लस्टर है गैलेक्सीज का। गैलेक्सीज जो होते हैं ना उसके अंदर बिलियंस ऑफ स्टार्स और बिलियंस ऑफ प्लैनेट्स होते हैं। इसके अंदर अब गैलेक्सीज का एक सुपर क्लस्टर होने का मतलब ये है कि इसमें हंड्रेड्स ऑफ ऐसे गैलेक्सीज होंगे। तो इन सुपर क्लस्टर्स जो ये गैलेक्सीज हैं ये हमें, जैसे कि हमारा अर्थ जो है मिल्की वे गैलेक्सी में, इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें कि ये गैलेक्सी है कहां, तो ये समझ लो मिल्की वे गैलेक्सी एक सुपर क्लस्टर का पार्ट होगा। मतलब कि जो हमारा गैलेक्सी है, ये गैलेक्सी किस सुपर क्लस्टर का पार्ट है, अगर कभी ये क्वेश्चन पूछा जाए तो ये इसका नाम थोड़ा अजीब सा है, पढ़ लो आप लोग अपने से, मैं तो नहीं पढ़ पाऊंगा। लैनियकिया नाम है इसका, लैनियकिया सुपर क्लस्टर, ठीक है। तो अपना जो सुपर गैलेक्सी है वो किस सुपर क्लस्टर में है, तो लैनियकिया में। इस तरीके से कुछ याद कर सकते हो। सरस्वती देखो यहां पर बना हुआ है, इसके बारे में कुछ डिटेल इन्होंने जो दिया है कि वो पिसेस कॉन्स्टलेशन के साइड में आप देखोगे तो आपको दिख जाएगा। इसके अंदर समझ लो कि 4 बिलियन लाइट ईयर्स दूर है हमसे, 10 बिलियन साल पुराना है, 10,000 से ज्यादा गैलेक्सीज हैं, 43 क्लस्टर्स हैं, 600 मिलियन लाइट ईयर की दूरी पे ये स्ट्रेच्ड है। मतलब रहने दो, पढ़ने कोई मतलब नहीं है सबको, इतना याद कर लो कि ये देखो ये हमारा अर्थ है, ये अपने सोलर सिस्टम में मिल्की वे गैलेक्सी में है और ये गैलेक्सी लोकल क्लस्टर ग्रुप में है और ये जो लोकल ग्रुप का क्लस्टर है ये लेनिकिया सुपर क्लस्टर के अंदर में है। तो बस इतना याद कर सकते हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो बस इतने ही ऑब्जेक्ट हमारे बेसिक्स के इंफॉर्मेशन थे, बस इतना ही। आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन में दे देता हूं, ये आपको बताना है। क्वेश्चन ये है कि इंटरस्टेलर स्पेस क्या होता है। इंटरस्टेलर आपने मूवी देख ली होगी ना, तो आपको बताना है कि इंटरस्टेलर स्पेस का मतलब क्या है।
मैं नेक्स्ट लेक्चर में इंटरस्टेलर स्पेस को बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप थोड़ा सा इसके बारे में सर्च करके प्रायर इन्फॉर्मेशन लेके मुझे बताओ कि आप क्या समझते हो इंटरस्टेलर स्पेस से। ठीक है, तो बस इतना ही था बेसिक इन्फॉर्मेशन में। अब हम लोग जब आएंगे तो कुछ मिशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो फिर आज के यही लेक्चर को एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस। आशा करता हूँ सब चीज समझ में आ गई होगी। जो भी नहीं समझ में आई, जैसे अभी आपने ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी वाला क्वेश्चन पूछा ना, इस तरीके से जो आज के लेक्चर में चीजें नहीं समझ में आई होंगी उसको भी पूछ लेना, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसको एड्रेस कर दूंगा। चलो फिर एंड करते हैं आज के लेक्चर को। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली। हैव अ नाइस डे।